नमस्कार दोस्तों, आप सभी के लिए। और दोस्तों, मुझे उम्मीद है आपकी पढ़ाई जो है दोस्तों ALP CBT 2 की अच्छी चल रही होगी, बेहतर चल रही होगी, बेस्ट चल रही होगी। और दोस्तों, आपको पता है कि 2-3 दिन पहले मैंने 2-3 दिन नहीं, लगभग 4-5 दिन हो गए, तो 3-4 दिन पहले मैंने दोस्तों आपके लिए एक वीडियो डाली थी। और वो वीडियो थी ये वाली, जिसमें दोस्तों मिश्र धातु, धातु और अधातु, व्यावसायिक सुरक्षा, हस्तौजार, कर्तन औजार और मार्किंग औजार, ये 5 चैप्टर इस वीडियो में थे, जिसमें दोस्तों टोटल 200 प्लस ही क्वेश्चन आपके थे। और इन 200 क्वेश्चनों में दोस्तों जितने भी मैंने प्रश्न कराए थे 200 से प्लस ही थे दोस्तों। लगभग वो 240 के समथिंग थे, लगभग आप 250 ही मानिए, 240 प्रश्न थे, 235-40 के समथिंग थे। तो ये जितने भी मैंने प्रश्न कराए थे वो प्रश्न मैंने कराए थे जो दोस्तों एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं, बार बार पूछे जाते हैं और जिनकी बहुत ज़्यादा संभावना होती है। तो जो भी स्टूडेंट फिटर, टर्नर, मशीनिस्ट, वेल्डर और डीजल से जो है दोस्तों ALP CBT की तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए दोस्तों एक कॉमन क्लास है, एकदम बिल्कुल कॉमन दोस्तों। और इसका दोस्तों ये फर्स्ट पार्ट था आपका, जो मैं आपके लिए करा चुका हूँ कंप्लीट। आज दोस्तों इसी में हम आगे चलेंगे और आपके टॉपिक हैं दोस्तों, एक तो है लेथ मशीन, वेल्डिंग। लेथ मशीन के बाद में है दोस्तों आपका वेल्डिंग, और वेल्डिंग के बाद में है दोस्तों आपका जिग एंड फिक्सचर, और फिर उसके बाद में है दोस्तों आपका शेपर एंड फोर्जिंग, फिर उसके बाद में है जिग एंड फिक्सचर, मैं आपके लिए बता ही चुका हूँ। फिर उसके बाद में है दोस्तों आपका बियरिंग। मतलब टोटल 6 चैप्टर हैं दोस्तों। एक है पावर एंड ट्रांसमिटेड। और इन्हीं चैप्टरों में मैं आपको बता दूं दोस्तों, ये आपकी जिग एंड फिक्सचर, ये टोटल आपके 6 टॉपिक हैं। 6 और 5 टॉपिक आपके ये हो गए दोस्तों जो मैंने पहले कराए थे, ये वाले 6 और 5 11। और दोस्तों मैं आपको बता दूं टोटल हमारे जो हैं टोटल कितने टॉपिक हैं, 22। और 75 नंबर की आपकी ट्रेड आएगी। आप ये अनुमान लगाइए दोस्तों, 75 नंबर की आपके पास ट्रेड है। देखिए यहाँ पर मैं अलग से 1 मिनट, देखिए आपके पास ट्रेड जो पूछे जाएंगे प्रश्न, वो 75 प्रश्न पूछे जाएंगे और 75 अंक के ही होंगे। और मैंने टॉपिक कितने करा दिए हैं, ये 6 टॉपिक आज हो जाएंगे दोस्तों, 5 मैं पहले करा चुका हूँ। टोटल कितने, 11। और 22 टॉपिक हैं आपके पास। अगर हर टॉपिक से 3 प्रश्न भी पूछे जाएं तो टोटल कितने प्रश्न हुए दोस्तों, 66। तो आप ये समझिए दोस्तों 66 प्रश्न हो गए। तो किसी में 3 भी 4 भी पूछे जाएंगे, किसी में 2 ही पूछे जाते हैं। तो इस प्रकार से दोस्तों मैंने 22 या 66 लगाया है। टोटल आप ये मानकर चलिए कि 66 प्रश्न जो हैं आपके 22 टॉपिक से हैं। और मैंने टॉपिक कितने कराए दोस्तों, 11। और वो वही टॉपिक हैं जिनसे दोस्तों बहुत ज़्यादा प्रश्न देखने को मिलते हैं, जैसे कटिंग टूल हुआ, हैंड टूल हुआ, जिग एंड फिक्सचर हुआ। इनसे दोस्तों बहुत ज़्यादा 3-3, 4-4, 5-5 प्रश्न भी देखने को आपको मिलेंगे। तो मान लीजिए दोस्तों, मान लीजिए 11 टॉपिक हैं और इनसे हर टॉपिक से 2 प्रश्न आए, तो 11 दूनी 22, 22 नंबर तो आपके यही कंप्लीट हो गए। आया समझ में, 22 नंबर तो आपके यही कंप्लीट हो गए। तो दोस्तों जो आप चाहते हो कि आप केवल ट्रेड में पास होना, और वही चाहिए दोस्तों, पास मार्किंग चाहिए, तो इन 11 टॉपिकों से दोस्तों आप इजीली पास हो सकते हो। बशर्ते इन दोनों वीडियो को दोस्तों आप अच्छी तरह से दोस्तों रिवाइज करना है, बार बार देखना है, हर बार रिवाइज करना है दोस्तों, जब तक आपको एक एक प्रश्न रट ना जाए। तो चलिए दोस्तों, आज हमारा टॉपिक मैं आपके लिए बता ही चुका हूँ दोस्तों। लेथ मशीन है, जिग एंड फिक्सचर है, और वियरिंग है, आपका पावर एंड ट्रांसमिटेड है। मतलब टोटल 6 चैप्टर हैं। तो एक एक करके सारे चैप्टरों को हम देखेंगे दोस्तों। और इसमें टोटल दोस्तों आपके वही 240, 235-40 के समथिंग, मतलब टोटल आपके 500 प्रश्न रहने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, लगभग दोस्तों 500। और इन 500 प्रश्नों में दोस्तों टोटल मैं आपको बता दूं दोस्तों, लगभग लगभग दोस्तों 22 से 23 प्रश्न आप इजीली सॉल्व कर पाओगे। तो ये मेरी गारंटी है। तो चलिए दोस्तों एक एक करके सारे टॉपिकों को हम देखते हैं। और फर्स्ट टॉपिक है दोस्तों आपका लेथ मशीन। तो चलिए दोस्तों इसके फर्स्ट प्रश्न को हम देखते हैं। और जिन स्टूडेंटों ने वो पिछली वीडियो नहीं देखी, वो आप उसे जाकर दोस्तों देख सकते हैं। और दोस्तों वीडियो पर आपको लास्ट तक बने रहना है, हर प्रश्न को अच्छी तरह से देखना है, समझना है। और
वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना है दोस्तों, शेयर करना है, और जिन स्टूडेंटों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में ऑल वाला बेल आइकन जरूर दबा लें दोस्तों, ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले दोस्तों आपके पास पहुँच सके। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। और फर्स्ट प्रश्न है आपके सामने, पूछा गया है कि किस लेथ का प्रयोग छोटे जॉब को बनाने के लिए किया जाता है। ऑप्शन है दोस्तों बैच लेथ, इंजन लेथ, स्पीड लेथ, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, बैच लेथ। अगला है दोस्तों, फोर जो चक बना होता है कास्ट आयरन का, माइल्ड स्टील, टूल स्टील। तो फोर जो चक जो बना होता है दोस्तों आपका कास्ट आयरन का बना होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, फोर जो चक का दूसरा नाम क्या है। डॉग चक, थ्री जो चक, हैंडेड चक, इनमें से कोई नहीं। तो यह है दोस्तों आपका डॉग चक, ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, यहां आपसे पूछा गया है लंबे और बेलनाकार लट्ठों को पकड़ने के लिए किस का प्रयोग किया जाता है। डॉग चक्का, कॉलेट चक्का, ट्रेजो चक्का, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा दोस्तों आपका कॉलेट चक, ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, मास प्रोडक्शन के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है। कॉलेट चक, फोर्जो चक, हाइड्रोलिक या न्यूमेटिक चक, या इनमें से कोई नहीं। तो आंसर होगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी, कॉलेट चक। अगला प्रश्न है दोस्तों, टेल स्टॉक किसका बना होता है। कास्ट आयरन, टूल स्टील, या हाई स्पीड स्टील। तो कॉलेट चक जो होता है दोस्तों आपका कास्ट आयरन का बना होता है। अगला प्रश्न है, यहां आपसे पूछा गया है सैडल का कार्य क्या है। सैडल का कार्य है मटेरियल में क्रॉस स्लाइड को सहारा देना, कंपाउंड रेस्ट को सहारा देना, या फिर दोस्तों टूल पोस्ट को सहारा देना, या फिर दोस्तों उपरोक्त सभी। सराहना है दोस्तों, ये सराहना, ठीक है। तो इसका आंसर होगा दोस्तों आपका उपरोक्त सभी, यानी कि दोस्तों क्रॉस स्लाइड को भी सहाराना, कंपाउंड रेस्ट को भी सराहना, और टूल पोस्ट को भी सराहना। अगला प्रश्न है दोस्तों, छोटी लंबाई का टेपर देने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। फर्म टूल का, कंपाउंड स्लाइड, टेल स्टॉक को ऑफसेट करके, या इनमें से कोई नहीं। तो आंसर होगा दोस्तों फर्म टूल का। अगला प्रश्न है, यहां आपसे पूछा गया है स्टडी रेस्ट का प्रयोग किया जाता है वजन सराहने के लिए, घुमाने के लिए, फीड देने के लिए, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका प्रयोग किया जाता है दोस्तों वजन सराहने के लिए। अगला है दोस्तों, थ्री जो चक का दूसरा नाम क्या है। डॉग चक, सेल्फ सेंटरिंग चक, अगला है दोस्तों कॉलेट चक, और हाइड्रोलिक चक। तो आंसर होगा दोस्तों आपका सेल्फ सेंटरिंग चक। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 11, यहां आपसे पूछा गया है निम्न में से किस साधन का प्रयोग करके लेथ पर लंबे और भारे दंडों के लचीलेपन को रोका जाता है। कैरियर के द्वारा, स्टडी के द्वारा, या डेड सेंटर के द्वारा, या फिर दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन होगा आपका, आप मान लीजिए कोई नहीं। तो आंसर होगा दोस्तों स्टडी के द्वारा, यानी दोस्तों स्टडी साधन का प्रयोग करके लेथ पर लंबे में भार दंडों के लचीलेपन को रोका जा सकता है। अगला प्रश्न है, यहां आपसे पूछा गया है निम्न में से किस कूलेंट का प्रयोग कास्ट आयरन की ड्रिलिंग में किया जाता है। सोल्यूबल ऑयल, सोडा वाटर, आवश्यकता नहीं है, या कटिंग ऑयल का। तो आंसर होगा, देखिए दोस्तों कास्ट आयरन में जो है ड्रिलिंग करते समय कूलेंट का प्रयोग किया जाता है, कास्ट आयरन में किया जाता है दोस्तों सूखे का, यानी इसमें दोस्तों सूखा जो है ड्रिलिंग की जाती है, इसमें किसी प्रकार के कूलेंट की आवश्यकता नहीं होती है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, और यहाँ आपसे पूछा गया है कि निम्न में से किस धातु का लेथ बेड बना होता है। माइल्ड स्टील, कास्ट आयरन, एलो स्टील, या कास्ट स्टील। तो आंसर होगा दोस्तों कास्ट आयरन का। अगला प्रश्न है, निम्न में से लेथ के प्रकार हैं। इंजन या सेंटर लेथ, प्रोडक्शन लेथ, स्पेशल लेथ, या उपरोक्त सभी। तो आंसर होगा दोस्तों उपरोक्त सभी। यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 आप लिख लेना दोस्तों, मान लेना, यानी दोस्तों इंजन या डेड लेथ सेंटर, प्रोडक्शन लेथ, और स्पेशल लेथ, ये तीनों ही दोस्तों लेथ के प्रकार हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर होगा, यानी दोस्तों ऑल ऑफ दीज। अगला प्रश्न है, और यहाँ आपसे पूछा गया है प्रोडक्शन लेथ के अंतर्गत कौन से लेथ आते हैं। कैपिस्टन लेथ, टेरेथ लेथ,
और स्पेशल लेथ या उपरोक्त सभी। तो प्रोडक्शन जो लेथ होता है दोस्तों, इसमें कैपेसिटर, टेरेट और आपका स्पेशल लेथ तीनों आते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी डी इसका सही आंसर होगा, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है दोस्तों, हाई स्पीड स्टील टूल का माइल्ड स्टील की टर्निंग करने के लिए कटिंग स्पीड क्या होती है? 15 से 20 मीटर प्रति मिनट, 25 से 31 मीटर प्रति मिनट, 50 से 80 मीटर प्रति मिनट या 70 से 100 मीटर प्रति मिनट। तो आंसर होगा दोस्तों 25 से 31 मीटर प्रति मिनट। किस पर दोस्तों? हाई स्पीड स्टील स्टील टूल पर, टूल द्वारा दोस्तों। कोई टूल है दोस्तों आपका हाई स्पीड स्टील का बना है जो कटिंग टूल है, तो माइल्ड स्टील पर जब टर्निंग की जाएगी तो उसकी स्पीड दोस्तों 25 से 31 मीटर प्रति मिनट होनी चाहिए। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसका प्रयोग करके लेथ सेंटर्स बनाए जाते हैं? तो किसका प्रयोग करके दोस्तों? हाई कार्बन स्टील का। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है और यहाँ आपसे पूछा गया है, पहले किए हुए ड्रिल होल को बड़ा बनाने के लिए प्रयोग होने वाला टूल कौन सा है? तो ये है दोस्तों आपका फेसिंग टूल, टर्निंग टूल, फर्म टूल या बोरिंग टूल। तो आंसर होगा दोस्तों आपका बोरिंग टूल। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस साधन का प्रयोग करके लेथ पर लंबे जॉब के दोनों किनारों को हेड स्टॉक और टेल स्टॉक के बीच में सहारा दिया जाता है? मान लीजिए दोस्तों ये आपका हेड स्टॉक है, ये आपका टेल स्टॉक है और इसमें हमने कोई दोस्तों रॉड फंसा दी। मान लीजिए लंबी रॉड है, यहाँ पे बीच में से झुकी हुई है, तो इसको सहारा देने के लिए किसका प्रयोग करेंगे? तो वो करेंगे दोस्तों हम किसका? लेथ सेंटर्स का। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, यहाँ आपसे पूछा गया है, मैग्नेटिक चक को लेथ मशीन पर कहाँ पकड़ा जाता है? मैंड्रिल में, फोरजो चक में, थ्रीजो चक में, टूजो चक में या उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर होगा दोस्तों फोरजो चक में। मैग्नेटिक चक को दोस्तों लेथ मशीन पर फोरजो चक के द्वारा पकड़ा जाता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किससे फीड प्रभावित होता है? टूल की धातु से, कार्य की धातु से, कार्य की फिनिश से या फिर दोस्तों उपरोक्त सभी से। तो आंसर होगा दोस्तों उपरोक्त सभी से। अगला प्रश्न है, यहाँ आपसे पूछा गया है मैग्नेटिक, देखिए दोस्तों ये मैं आपके लिए बता चुका हूँ, डबल टिक हो चुका है। अगला प्रश्न है, हम देखते हैं, ये रहा दोस्तों प्रश्न नंबर 24 है दोस्तों और यहाँ आपसे पूछा गया है, निम्न में से किससे विभिन्न धातुओं के लिए कटिंग स्पीड प्रभावित होती है? तो किसके द्वारा दोस्तों? कार्य की धातु से भी, फीड की मात्रा से भी, लेथ का साइज से भी और उपरोक्त सभी, यानी दोस्तों सभी से होता है। अगला प्रश्न है, बैक गियर सिस्टम का प्रयोग करने से लेथ स्पिंडल की स्पीड पर क्या प्रभाव पड़ता है? बैक गियर जब हम प्रयोग में लेते हैं तो लेथ की स्पीड पर क्या प्रभाव पड़ता है? अधिक हो जाती है, रुक जाती है या समान रहती है, इनमें से कोई? तो आंसर होगा दोस्तों रुक जाती है, यानी कम हो जाती है, या रोकना या कम होना, यहाँ पर कम भी आप लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है और यहाँ आपसे पूछा गया है, ये रहा दोस्तों प्रश्न नंबर 26, निम्न में से कौन सा कार्य हेड स्टॉक का नहीं है? यह ड्राइव मैकेनिज्म को धारण करता है। हेड स्टॉक की बात हो रही है दोस्तों, ये आपका टेल स्टॉक होता है, इधर आपका हेड स्टॉक होता है। यह फेस प्लेट, चक आदि को धारण करता है। यह ड्रिल व रीमर आदि को धारण करता है। इसके द्वारा विभिन्न गतियाँ प्राप्त की जा सकती हैं। तो देखिए दोस्तों हेड स्टॉक जो है दोस्तों मैकेनिज्म ड्राइव को भी धारण करता है, बिल्कुल सही है दोस्तों। फेस प्लेट और चक को धारण करता है, बिल्कुल सही है दोस्तों। इसके द्वारा विभिन्न गतियाँ प्राप्त की जा सकती हैं, बिल्कुल सही है दोस्तों। लेकिन दोस्तों ड्रिल तथा रीमर ये दोस्तों हेड स्टॉक धारण नहीं करता, ये टेल स्टॉक में लगे ही होते हैं, यानी टेल स्टॉक के ऊपर ये होते हैं ड्रिल और रीमर। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, यहाँ आपसे पूछा गया है, निम्न में से टेल स्टॉक का कार्य नहीं है? कार्यखंड को धारण करना, ड्रिल व रीमर को धारण करना, टेपर टर्निंग करते समय काम आता है या कार्यखंड को सपोर्ट के लिए डेड सेंटर लगाने के काम आता है। तो दोस्तों आंसर होगा, यहाँ पूछा है टेल स्टॉक का कार्य नहीं है। टेल स्टॉक इधर है, हेड स्टॉक इधर है। फिर बोल रहा हूँ दोस्तों, मान लीजिए आपकी खराद मशीन है, तो टेल स्टॉक यहाँ पर होता है दोस्तों और हेड स्टॉक आपका यहाँ पर होता है। तो यहाँ पर पूछा है टेल स्टॉक का कार्य नहीं है, तो ड्रिल व रीमर धारण करता है, ये तो होता है दोस्तों। कार्यखंड को धारण करता है, ये भी होता है। टेपर टर्निंग करने में काम आता है, तो ये नहीं होता है दोस्तों। टेपर टर्निंग में काम आता है आपका
हेड स्टॉक। आगे बात करते हैं दोस्तों, अगला है कार्यखंड को सपोर्ट करने के लिए डेड सेंटर लगाने के काम आता है। तो ये तो सही है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी भी इसका सही आंसर है। तो यहाँ पर पूछा है नहीं है, तो कौन सा नहीं है दोस्तों, टेपर टर्न करने में काम आता है। अगला प्रश्न है और यहाँ आपसे पूछा गया है निम्न में से कैरेज का कार्य नहीं है। टूल को फीड देने के काम आता है, इसके साथ सैडल, क्रॉस स्लाइड, कंपाउंड स्लाइड आदि जुड़े होते हैं, इसके द्वारा विभिन्न गतियाँ प्रदान की जाती हैं, टेपर टर्निंग में काम आता है। ये कैरेज की बात हो रही है दोस्तों। तो कैरेज के बारे में आपको याद रखना है दोस्तों, इसका कार्य कौन सा नहीं है दोस्तों, टूल को फीड देता है, बिल्कुल सही है दोस्तों। इसके द्वारा विभिन्न गतियाँ प्राप्त की जा सकती हैं, बिल्कुल सही है दोस्तों। टेपर टर्निंग में काम आता है, बिल्कुल सही है दोस्तों। इसके साथ सैडल, क्रॉस स्लाइड, कंपाउंड स्लाइड आदि जुड़े होते हैं, तो ये गलत है दोस्तों। ये किसके साथ जुड़े होते हैं, हेड स्टॉक के साथ। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है और यहाँ आपसे पूछा गया है निम्न में से क्रॉस स्लाइड का कार्य क्या नहीं है। तो लॉन्गिट्यूडनल फीड देने के काम आता है, टेपर टर्निंग में काम आता है, फीड देने के काम आता है, या कंपाउंड रेस्ट को धारण करता है। तो क्रॉस स्लाइड जो होता है दोस्तों, ये पूछा है इसका कार्य क्या नहीं है। तो इसका कार्य क्या नहीं है दोस्तों, टेपर टर्निंग के काम आता है, तो ये नहीं है दोस्तों। इसका टेपर टर्निंग का कार्य किसका है दोस्तों, ये है दोस्तों इसका, ये रहा दोस्तों आपका कैरेज का। कैरेज का काम होता है टेपर टर्निंग का। बाकी सारे हैं, सारे दोस्तों क्रॉस स्लाइड के द्वारा ही किए जाते हैं, लॉन्गिट्यूडनल फीड देने में, क्रॉस फीड देने में, और कंपाउंड रेस्ट में। फीड देगा यानी स्पीड बढ़ाएगा तो उसे रेस्ट भी दिलाएगा, यानी दोस्तों कार्य कराने के लिए और उसे आराम देने के लिए क्रॉस स्लाइड का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा, यानी टेपर टर्निंग इसका कार्य नहीं है, यह होता है दोस्तों कैरेज का। अगला प्रश्न है, यहाँ आपसे पूछा गया है निम्न में से कौन लेग का कार्य नहीं है। हेड स्टॉक को धारण करता है, ये तो होता है दोस्तों। लेथ बेड को धारण करता है, ये भी होता है। मशीन को कार्य करने योग्य ऊंचाई प्रदान करता है, ये भी होता है दोस्तों। देखिए दोस्तों आपका ये मान लीजिए लेथ है और यहाँ पर दोस्तों ये क्या होता है दोस्तों, लेग होते हैं इसमें, जिसके सहारे ये टिका होता है। और ये दोस्तों कास्ट आयरन के बने होते हैं, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है दोस्तों। और इसमें पूछा है लेग का कार्य क्या नहीं है, तो दोस्तों मशीन को कहीं पर भी चलाकर ले जाती है। तो ऐसा थोड़ी होता है दोस्तों आप खराब मशीन को अब यहाँ पर है कुछ मिनट पहले वहाँ दूसरी जगह ले जाओ, तो ऐसा नहीं होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा, यही दोस्तों इसका कार्य नहीं है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 31। यहाँ आपसे पूछा गया है फोर्ज और चक के ऊपर बने व्रत किस उद्देश्य के लिए बनाए जाते हैं। सुंदरता बढ़ाने के लिए, कार्यखंड को एक्यूरेट पकड़ते हैं, या फोर्ज और चक को बराबर दूरी पर खोलने में सहायता प्रदान करते हैं। और ऑप्शन नंबर डी आप मान लीजिए दोस्तों इनमें से कोई नहीं। तो आंसर होगा दोस्तों आपका ए, यानी दोस्तों व्रत किस उद्देश्य के लिए बनाए जाते हैं। तो ये बनाए जाते हैं दोस्तों आपके फोर्ज और चक को बराबर दूरी में खोलने के लिए। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, यहाँ आपसे पूछा गया है किस चक का प्रयोग असमान आकार के जौ को पकड़ने के लिए किया जाता है। तो किसका किया जाता है दोस्तों, ए और बी दोनों, 3 जो चक्का भी और 4 जो चक्का भी। अगला प्रश्न है लेथ मशीन करता है ड्रिलिंग, रिमिंग, फेसिंग, उपरोक्त सभी। तो आंसर होगा दोस्तों उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है निम्न में से किस अवस्था में लेथ के गियर बदलने चाहिए, चलती अवस्था में, कम गति में, किसी भी अवस्था में नहीं। तो आंसर होगा दोस्तों चलती अवस्था में। अगला प्रश्न है और यहां आपसे पूछा गया है निम्न में से किस कार्य के लिए सरफेस गेज का प्रयोग किया जाता है। जॉब को ट्रू करने के लिए, समकोण पर चेक करने के लिए, साइज चेक करने के लिए, या मार्किंग करने के लिए। तो सरफेस गेज का जो प्रयोग किया जाता है दोस्तों वो किया जाता है समकोण पर चेक करने के लिए। अगला है दोस्तों निम्न में से किस कार्य के लिए लेथ मशीन पर रफ टर्निंग टूल प्रयोग किया जाता है। तो यह किया जाता है दोस्तों किसके लिए, जब स्पंडल की चाल अधिक हो उस समय ये किया जाता है। अगला प्रश्न है और यहाँ आपसे पूछा गया है निम्न में से किस उद्देश्य के लिए
स्क्वायर शोल्डर बनाया जाता है। और ऑप्शन है आपके सामने, मिलने वाले पार्ट्स को ठीक से शोल्डर पर मिल सके, कार्यखंड के कोनों और एजेज धारदार ना रहें इसके लिए, या दोस्तों शोल्डर को अधिक सामर्थ्य प्रदान करने के लिए, या फिर दोस्तों शोल्डर को कमजोर बनाने के लिए। तो इसका प्रयोग किया जाता है दोस्तों शोल्डर को अधिक सामर्थ्य प्रदान करने के लिए। अगला प्रश्न है दोस्तों, और यहां आपसे पूछा गया है ये निम्न में से फ्लैटेड शोल्डर का उद्देश्य क्या है। तो फ्लैटेड शोल्डर का उद्देश्य क्या है दोस्तों, शोल्डर की सामर्थ्य कम करना, शोल्डर की सामर्थ्य बढ़ाना, और सॉरी दोस्तों, यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये स्क्वायर शोल्डर जो है इसका प्रयोग जो होता है दोस्तों किस उद्देश्य के लिए होता है, मिलने वाले पार्ट को ठीक से शोल्डर पर मिला सके इसलिए। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी नहीं होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है फ्लैटेड शोल्डर का उद्देश्य क्या है। तो फ्लैटेड शोल्डर का जो उद्देश्य होता है दोस्तों वो होता है आपका शोल्डर की सामर्थ्यता बढ़ाना। फ्लैटेड शोल्डर सामर्थ्यता बढ़ाता है और स्क्वायर शोल्डर पार्ट्स को ठीक से मिलाने का कार्य करता है। तो ये आपको याद रखना है, स्क्वायर शोल्डर मिलाने का कार्य करता है और फ्लैटेड शोल्डर दोस्तों ताकत बढ़ाता है, यानी सामर्थ्यता बढ़ाता है। अगला प्रश्न है, और यहाँ आपसे पूछा गया है लेथ में कार्यखंड डैश है, लेथ में कार्यखंड डैश 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 है, नहीं घूमता, घूम सकता है, या फिर दोस्तों घूमता है। तो आंसर होगा दोस्तों इसका घूमता है, कार्यखंड घूमता रहता है, तभी तो दोस्तों उस पर टर्निंग होती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर 40, निम्न में से कटिंग फ्लूइड के उद्देश्य हैं सफाई और स्नेह करना, ठंडा व स्नेहन करना, ठंडा व चिप्स दूर करना, या फिर दोस्तों ठंडा करना और फिनिशिंग अच्छी करना। तो कटिंग फ्लूइड का उद्देश्य क्या होता है दोस्तों, तो इसका उद्देश्य होता है दोस्तों ठंडा और स्नेहन करना। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, यहां आपसे पूछा गया है BIS का पूरा नाम क्या है। तो BIS का पूरा नाम है दोस्तों ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, यहां आपसे पूछा गया है निम्न में से कौन सा सेंटर कार्यखंड के साथ घूमता है, डेड सेंटर, बॉल सेंटर, लाइव सेंटर, या रिवर्स सेंटर्स। तो कौन सा घूमता है दोस्तों, लाइव सेंटर। अगला प्रश्न है, और यहां आपसे पूछा गया है निम्न में से किस कारण से सेंटर ड्रिलिंग करते समय ड्रिल टूट जाता है, बहुत अधिक फीड देने पर, कम फीड देने पर, चिप्स के निकल जाने पर, या फीड व स्पीड दोनों कम करने पर। तो आंसर होगा दोस्तों बहुत अधिक फीड देने पर, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, ग्रुप बनाने का उद्देश्य इनमें से क्या नहीं है, कटिंग टूल को क्लियरेंस प्रदान करना, नट को शोल्डर तक पहुंचाने में सहायता प्रदान करना, मापन के लिए रेफरेंस प्लेन बनाना, या इनमें से कोई नहीं। तो आंसर होगा दोस्तों मापन के लिए रेफरेंस प्लेन बनाना, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, और यहाँ आपसे पूछा गया है निम्न में से किस स्पीड पर नर्लिंग ऑपरेशन किया जाता है, टर्निंग स्पिंडल स्पीड पर, ऑप्शन नंबर बी है टर्निंग स्पिंडल स्पीड से अधिक पर, टर्निंग स्पीड की आधी स्पीड पर, या टर्निंग के एक तिहाई गुनी स्पीड पर। तो जो आपका नर्लिंग ऑपरेशन किया जाता है वो किया जाता है दोस्तों टर्निंग से एक तिहाई गुनी स्पीड पर। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस गति पर पार्टिंग ऑफ ऑपरेशन किया जाता है, ऑटोमेटिक फीड पर, हाई स्पिंडल टर्निंग स्पीड पर, कम स्पीड पर, या परिवर्तनीय स्पीड पर। तो आंसर होगा दोस्तों कम स्पीड पर, कम स्पिंडल स्पीड पर। अगला प्रश्न है, और यहाँ आपसे पूछा गया है ये रहा कि निम्न में से किस पोजीशन पर टूल को सेट करके पार्टिंग ऑफ किया जाता है। तो किस स्पीड कर किस पोजीशन में किया जाता है दोस्तों, तो ये किया जाता है दोस्तों कटिंग पॉइंट के ठीक सेंटर में। अगला प्रश्न है, यहां आपसे पूछा गया है ये रहा दोस्तों, निम्न में से किस जगह पर असमान आकार के कार्यखंड को फेस करने के लिए बांधा जाता है, किस जगह पर असमान आकार के कार्यखंड को फेस करने के लिए बांधा जाता है। तो कहां बांधा जाता है दोस्तों, तो ये बांधा जाता है दोस्तों फेस प्लेट पर क्लैम करके।
ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है और यहाँ आपसे पूछा गया है निम्न में से स्ट्रेट टर्निंग कहा जाता है टर्निंग को, बोरिंग को, ड्रिलिंग को या पार्टिंग को। तो स्ट्रेट टर्निंग जो कहते हैं दोस्तों वो कहते हैं टर्निंग को। अगला प्रश्न है जॉब को बांधने और खोलने के लिए चक की को क्या किया जाता है। चक में लगा छोड़ देते हैं, चक के साथ लॉक कर देते हैं, जॉब के साथ ही बांध देते हैं या तुरंत चक से निकाल लेते हैं। तो आंसर होगा दोस्तों तुरंत चक से निकाल लेते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। तो दोस्तों ये आपके इंपॉर्टेंट प्रश्न से बहुत ज़्यादा, जिनकी दोस्तों बहुत ज़्यादा आने की संभावना है लेथ मशीन से रिलेटेड। और ये आपके लेथ मशीन के जितने प्रश्न थे इंपॉर्टेंट 50 प्रश्न थे वो मैंने आपके लिए करा दिए हैं। और अगला टॉपिक है आपका वेल्डिंग। अब चलिए दोस्तों अब देखते हैं वेल्डिंग से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं आपके आने वाले एग्जाम के लिए, और आपके पास कुछ ज़्यादा दिन भी नहीं बचे हैं। तो बात करेंगे अब दोस्तों वेल्डिंग से रिलेटेड। टोटल दोस्तों आपके 60 प्रश्न हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो चलिए दोस्तों, और अभी तक जिन स्टूडेंटों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में ऑल वाला बेल आइकन दबा लें दोस्तों। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अब चलिए दोस्तों बात करते हैं वेल्डिंग से रिलेटेड। और फर्स्ट प्रश्न है आपके सामने, फिलर मेटल का गलनांक जोड़ी जाने वाली धातु के गलनांक से कितना कैसा होता है दोस्तों। कम होता है, अधिक होता है, बराबर होता है या इनमें से कोई नहीं। तो ये दोस्तों अधिक होता है, यानी फिलर मेटल का जो गलनांक होता है दोस्तों जोड़ी जाने वाली धातु के गलनांक से अधिक होता है। मान लीजिए दोस्तों आपकी कोई लोहे की रॉड है और ये भी लोहे की रॉड है। अब दोस्तों यहाँ इसे जोड़ा जाना है इस जगह पर, तो फिलर मेटल का गलनांक कम होना चाहिए धातु के गलनांक से। अगर फिलर मेटल का गलनांक, फिलर मेटल कहते हैं जो दोस्तों जिस धातु के द्वारा, जो रॉड सी आपने देखी होगी ना वर्कशॉप में या किसी वेल्डिंग वालों के पास, तो एक रूल सा लेते हैं पेंसिल सा, तो उसे उस पर डालते हैं तब जाकर वो डाला जाता है और वेल्डिंग की जाती है। तो उसका गलनांक दोस्तों इस धातु से, इस रॉड से कम होगा। अगर ज़्यादा होगा तो दोस्तों वो नहीं गलेगा, उससे पहले आपका ये जो पार्ट है ये गल जाएंगे और आपका वेल्डिंग भी ख़राब हो जाएगा। तो इससे अधिक होना चाहिए। जोड़े जाने वाली धातु से फिलर मेटल का गलनांक कम होता है दोस्तों, सॉरी एक मिनट, कम होता है दोस्तों, ठीक है। अगला है दोस्तों आपका ब्रेजिंग के लिए किसको फ्लक्स के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो किसको किया जाता है दोस्तों ब्रेजिंग के रूप में, किसका प्रयोग किया जाता है दोस्तों, सुहागे का। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों सोल्डर निम्नलिखित में से किसका मिश्रण है। तो सोल्डर जो है दोस्तों आपका लेड टिन का है, तांबा लोहा का है, लेड तांबा का है या इनमें से कोई नहीं। तो आंसर होगा दोस्तों लेड और टिन का। अगला प्रश्न है और यहाँ आपसे पूछा गया है सोल्डरिंग का प्रयोग निम्नलिखित में से किसको जोड़ने के लिए किया जाता है। मोटी शीटों को, रेलवे ट्रैक, पतली शीटों को, बड़े बड़े पुल पर लोहा जोड़ने के लिए। तो सोल्डरिंग का जो उपयोग किया जाता है दोस्तों वो किया जाता है आपका पतली शीटों को जोड़ने में। अगला प्रश्न है दोस्तों वेल्डिंग निम्नलिखित में से कितने प्रकार की होती है। स्थायी, अस्थायी, ये भी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों वेल्डिंग जो है दोस्तों स्थायी और अस्थायी दोनों प्रकार की होती है। तो ऑप्शन नंबर वेल्डिंग स्थायी, सॉरी एक मिनट दोस्तों, ये स्थायी होती है, अस्थायी नहीं होती। वेल्डिंग कभी अस्थायी नहीं होती, स्थायी होती है। अस्थायी जोड़ के लिए तो दोस्तों आप नट बोल्ट या रिवेट का प्रयोग कर सकते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों नट व बोल्ट के जोड़ के प्रयोग के लिए होता है स्थायी, अस्थायी, ये भी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो अस्थायी जोड़ के लिए नट बोल्ट का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है और अर्धस्थायी की बात करें तो दोस्तों रिवेट का, ठीक है। अगला प्रश्न है और यहाँ आपसे पूछा गया है सिलेंडर में गैस रिसा पता किससे लगाया जाता है। ऑक्सीजन गैस से, पेट्रोल से, साबुन के घोल से, गैस की महक से। तो ये लगाया जाता है दोस्तों साबुन के घोल से। अगला प्रश्न है दोस्तों तापमान सबसे अधिक होता है सोल्डरिंग में, ब्रेजिंग में, वेल्डिंग में या सबका समान होता है। तो तापमान सबसे ज्यादा होता है दोस्तों वेल्डिंग का, सोल्डरिंग का वेल्डिंग से कम होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों दो एक ही प्रकार की धातुओं को उसी धातु की फिलर रॉड से जोड़ने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। मान लीजिए दोस्तों ये लोहे की कोई रॉड है और लोहे का ही फिलर अगर आपको जो है दोस्तों यूज करना हो फिलर रॉड, तो उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं। हेट्रोजीनियस, होमोजीनियस, ऑटोजेनस या दोस्तों इनमें से कोई नहीं।
तो उसे कहते हैं दोस्तों होमोजीनियस। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है और यहाँ आपसे पूछा गया है स्पॉट वेल्डिंग निम्नलिखित में से किस प्रकार की वेल्डिंग है? स्पॉट वेल्डिंग प्रेशर, वॉल्यूम या इंडक्टेंस या फिर दोस्तों इनमें से कोई नहीं। तो स्पॉट वेल्डिंग जो होती है दोस्तों आपकी ये होती है प्रेशर वेल्डिंग। अगला है दोस्तों थर्मिट वेल्डिंग में ताप किसके द्वारा उत्पन्न किया जाता है? थर्मिट वेल्डिंग में गैस एक्सप्लोजन के द्वारा, विद्युत विधि के द्वारा, रासायनिक प्रक्रिया द्वारा या इनमें से कोई नहीं। तो थर्मिट वेल्डिंग में जो आपका दोस्तों ताप उत्पन्न किया जाता है वो किया जाता है दोस्तों रासायनिक प्रक्रिया द्वारा। अगला प्रश्न है दोस्तों TIG वेल्डिंग में किस प्रकार की इलेक्ट्रोड का प्रयोग किया जाता है? टी से आपको याद रखना है दोस्तों टंगस्टन, बस TIG, ठीक है दोस्तों। टी से आपको टंगस्टन याद रखना है, तो इसमें टंगस्टन का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है और यहाँ आपसे पूछा गया है निम्नलिखित में किस में फिलर मेटल की आवश्यकता नहीं पड़ती? फ्यूज वेल्डिंग में, प्लास्टिक या प्रेशर वेल्डिंग में, ये भी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आपका जो प्लास्टिक या प्रेशर वेल्डिंग जो होता है इसमें दोस्तों किसी प्रकार के फिलर की आवश्यकता नहीं होती, दाब के द्वारा ही दोस्तों यानी प्रेशर के द्वारा ही ये वेल्डिंग की जाती है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है और यहाँ आपसे पूछा गया है हीट बराबर होता है दोस्तों वोल्टेज इंटू करंट इंटू टाइम। इसके लिए सत्य कथन क्या है? इसके लिए सत्य क्या है? विद्युत स्पार्किंग, रासायनिक विधि, इंडक्टेंस या मैकेनिकल विधि। तो ये होता है दोस्तों आपका विद्युत स्पार्क्स। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस वेल्डिंग में धातु के किनारे पिघलाए नहीं जाते? फ्यूजन वेल्डिंग में, रेजिस्टेंस वेल्डिंग में, ये भी दोनों में या फिर दोस्तों इनमें से कोई नहीं। तो आंसर होगा दोस्तों रेजिस्टेंस वेल्डिंग में कभी धातु के किनारे जो हैं पिघलाए नहीं जाते। अगला प्रश्न है और यहाँ आपसे पूछा गया है, ये आपसे बता ही दिया है दोस्तों, ये विद्युत स्पार्क का है और ये आपका फ्यूजन वेल्डिंग यहाँ पर दोस्तों रेजिस्टेंस वेल्डिंग होता है जिसमें धातु के किनारे जो है पिघलाए नहीं जाते। अगला प्रश्न है दोस्तों निम्नलिखित में से फ्लक्स के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? रेत का, नमक का, सुहागा या ये सभी? तो आंसर होगा दोस्तों ये सभी। नमक का भी किया जाता है, रेत का भी और सुहागे का भी। अगला प्रश्न है दोस्तों तो यहाँ आपसे पूछा गया है किस विधि द्वारा फेरस और नॉन फेरस दोनों प्रकार की धातुओं को आसानी से वेल्ड किया जा सकता है? और ऑप्शन है दोस्तों मेटल इनर्ट गैस वेल्डिंग के द्वारा, रेजिस्टेंस वेल्डिंग के द्वारा या हाइड्रोजन आर्क वेल्डिंग के द्वारा या इनमें से कोई नहीं। तो आंसर होगा दोस्तों आपका मेटल इनर्ट गैस वेल्डिंग के द्वारा दोस्तों फेरस और नॉन फेरस दोनों प्रकार की धातुओं को जोड़ा जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों किस विधि में डीसी करंट का प्रयोग किया जाता है? मेटल इनर्ट गैस वेल्डिंग में, रेजिस्टेंस वेल्डिंग में या ये भी दोनों में या इनमें से कोई नहीं। तो आंसर होगा दोस्तों मेटल इनर्ट गैस वेल्डिंग में दोस्तों डीसी करंट का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा पाइपों को जोड़ा जाता है? रेजिस्टेंट वेल्डिंग के द्वारा या सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग के द्वारा या फिर दोस्तों एसी दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो पाइप जोड़ने में कौन सी वेल्डिंग प्रयोग की जाती है दोस्तों? ये की जाती है दोस्तों सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग का। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है और यहाँ आपसे पूछा गया है वेल्डिंग में ऑक्सी हाइड्रोजन फ्लेम क्यों लाभदायक होती है? क्योंकि यह धातुओं का ऑक्साइड नहीं बनने देती, यह धातुओं का ऑक्साइड बनने देती है, यह धातुओं के साथ कोई क्रिया नहीं करती या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों ये क्योंकि यह धातुओं के साथ धातुओं का ऑक्साइड नहीं बनने देती, ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा। अगर ऑक्साइड बन जाएगा तो दोस्तों उसमें क्या है छोटे छोटे जो है पोर्स यानी छिद्र जो है रह जाते हैं, ठीक है। और अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 21, यहाँ आपसे पूछा गया है गैस वेल्डिंग समाप्त करने वाले बिलो पाइप में किस गैस को पहले बंद किया जाना चाहिए? ऑक्सीजन गैस को, एसिटिलीन को या हाइड्रोजन को या इनमें से कोई नहीं। तो ये की जानी चाहिए दोस्तों ऑक्सीजन, क्योंकि दोस्तों ये बहुत ज्वलनशील होती है, क्योंकि दोस्तों ये अन्य पदार्थों को जलाने में जो है दोस्तों सहयोग करती है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है और यहाँ आपसे पूछा गया है ऑक्सीजन के सिलेंडर में गैस का दबाव कितने बार होता है? 300, 600, 138 या इनमें से कोई नहीं। तो ऑक्सीजन सिलेंडर में जो गैस का दाब होता है दोस्तों वो होता है 138 बार। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा।
अगला प्रश्न है, जोड़ की मजबूती अधिक होती है सोल्डरिंग में, वेल्डिंग में, ब्रेजिंग में, उपरोक्त सभी में। तो जोड़ की जो मजबूती होती है दोस्तों सबसे ज़्यादा वो होती है दोस्तों वेल्डिंग में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, जब स्टील में कार्बन की मात्रा बढ़ती है तो स्टील का ज्वलनांक जो है बढ़ जाता है, तब वेल्डिंग का तापमान क्या होगा दोस्तों? घट जाएगा, बढ़ जाएगा, या बराबर रहेगा, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों देखिए, जब स्टील में कार्बन की मात्रा बढ़ाते हैं तो स्टील का ज्वलनांक यानी दोस्तों क्वथनांक भी बढ़ता है, जो ज्वलनांक बढ़ता है दोस्तों, तब वेल्डिंग क्या होगा दोस्तों? उसका तापमान भी बढ़ेगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा, बढ़ जाएगा। अगला प्रश्न है, और यहाँ आपसे पूछा गया है, यदि कटिंग करते समय कटिंग ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ा दें तो निम्न में से क्या प्रभाव पड़ेगा? वस्तु ठंडी होगी, गैस की खपत अधिक होगी, ये भी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों यदि कटिंग करते समय कटिंग ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ा दें तो दोस्तों क्या प्रभाव पड़ता है? क्या प्रभाव पड़ता है? तो ये होता है दोस्तों, वस्तु ठंडी होगी और गैस की खपत ज़्यादा होगी। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, गैस कटिंग टॉर्च द्वारा धातु में सुराग करने की क्रिया को क्या कहते हैं? स्टेक, स्पॉट, प्रोग्रेसिव, या पियर्सिंग? तो इसे कहते हैं दोस्तों हम पियर्सिंग। कटिंग गैस कटिंग टॉर्च के द्वारा धातुओं में सुराग करने की क्रिया को कहते हैं दोस्तों पियर्सिंग। अगला प्रश्न है, कोरोजन निम्नलिखित में से किसके कारण होता है? दो पार्श्वों को स्लाइड करने पर, ऑक्सीजन व जल के द्वारा, ये भी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो कोरोजन जो होता है दोस्तों, ये होता है दोस्तों ऑक्सीजन व जल के द्वारा। जब कोई धातु है ऑक्सीजन व जल के संपर्क में आती है, नमी के संपर्क में आती है, तो उस पर दोस्तों उसका संक्षारण होता है, यानी उस पर कोरोजन होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, यहाँ आपसे पूछा गया है, लेफ्ट वार्ड वेल्डिंग में फिलर रॉड बिलो पाइप से कैसे चलाई जाती है? लेफ्ट वर्ड में, या आपका लेफ्ट साइड होती है या आपका राइट साइड होती है। अगर लेफ्ट से आपसे पूछा जाए तो दोस्तों आपको याद रखना है हमेशा, लेफ्ट वार्ड वेल्डिंग में फिलर रॉड जो होती है दोस्तों, ये हमेशा बिलो पाइप से जो है दोस्तों आपकी आगे आगे चलती है। लेफ्ट में आगे होता है और राइट वार्ड वेल्डिंग में जो होता है दोस्तों ये पीछे पीछे होता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। आगे बात करते हैं दोस्तों, तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, लेफ्ट वर्ड का पूछ रहा है तो आगे आगे होता है। आगे बात करें दोस्तों, ऑक्सी एसिटिलीन फ्लेम के महत्तम कितने फीदर होते हैं? 1, 2, 3, 4। तो ये होते हैं दोस्तों 3 फीदर। अगला प्रश्न है, C2H2 प्लस O2 की क्रिया हम जब हम कराते हैं तो हमें दोस्तों एक तो C2CO यानी दोस्तों कार्बन मोनोऑक्साइड के 2 अणु, और क्या प्राप्त होता है दोस्तों? H2। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, और अगला प्रश्न है, और यहाँ आपसे पूछा गया है, ये रहा दोस्तों, ऑक्सी एसिटिलीन फ्लेम के महत्तम में कितने फीदर होते हैं? तो ये आपके 3 होते हैं। वहीं दोस्तों यहाँ पर हमें H2 एसिटिलीन गैस और ऑक्सीजन की जब हम क्रिया कराते हैं तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड और दोस्तों आपका हाइड्रोजन गैस जो है हमें प्राप्त होती है। अगला प्रश्न है, ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम में निम्नलिखित में से किसकी मात्रा अधिक होती है? तो ऑक्सीडाइजिंग जो फ्लेम होती है इसमें दोस्तों सबसे ज़्यादा जो मात्रा होती है आपकी वो होती है दोस्तों ऑक्सीजन की। ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम है तो इसमें दोस्तों ऑक्सीजन की मात्रा भी अधिक ज़्यादा होगी। अगला प्रश्न है, यहाँ आपसे पूछा गया है, लेफ्ट वर्ड वेल्डिंग को निम्नलिखित में से किसके नाम से पुकारा जाता है? तो लेफ्ट वर्ड वेल्डिंग जो होती है दोस्तों, इसमें इसे जो बोलते हैं उसे कहते हैं दोस्तों हम क्या कहते हैं? 4 हेड वेल्डिंग। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा। ये दोस्तों कोई वेल्डिंग है और इसके बारे में आपसे पूछा जा रहा है, यह किस प्रकार का जोड़ है? इसे बट जोड़ कहेंगे, या लैप जोड़ कहेंगे, टी जोड़ कहेंगे, या एज जोड़ कहेंगे? तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर मैं आपके लिए एक बार समझा देता हूँ। जैसे मान लीजिए ये कोई रोड है और ये भी कोई रोड है। अगर हम इसे इस प्रकार से आमने सामने से जोड़ते हैं, फेस टू फेस जोड़ते हैं, तो इसे कहते हैं दोस्तों बट जोड़। ठीक है, और अगर इस प्रकार से जोड़ते हैं तो इसे कहेंगे दोस्तों लैप जोड़। अगर इस प्रकार से जोड़ेंगे दोस्तों टी के आकार में, तो टी जोड़। वहीं एक और पूछा है आपसे, कौन सा दोस्तों? एज जोड़।
एज जोड़ होता है, एज का मतलब होता है दोस्तों किनारा। और जब दोस्तों जैसे कि यहाँ पर, एक मिनट दोस्तों, जैसे कोई ये भी है आपका और ये भी है आपका, कोई पार्ट है दोस्तों दोनों, अगर इन किनारों को जोड़ना हो तो ये दोस्तों ये होता है आपका कौन सा जोड़ दोस्तों, एज जोड़। तो ये आपको याद रखने हैं, पूछे जाते हैं। और 2-3 प्रश्न आगे वाले आने वाले जो हैं आगे, वो यही के इसी के आधार पर है। तो ये आपका हो दोस्तों फेस टू फेस जोड़ा जा रहा है तो बट जोड़। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, यहाँ आपसे पूछा गया है तो आपके लिए बता चुका हूँ, एक रॉड दूसरे के ऊपर है तो ये लैप जोड़ होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, ये रहा दोस्तों, ये किस प्रकार का है, तो ये है दोस्तों आपका लैप जोड़ है, बट जोड़ है, ये भी दोनों इनमें से कोई नहीं, या कॉर्नर जोड़। तो इसमें आंसर होगा दोस्तों कॉर्नर जोड़। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, और यहाँ आपसे पूछा गया है किसके कारण धातुओं में जंग नहीं लगता, पानी, हवा, दोनों, इनमें से कोई नहीं। सॉरी, जंग लगता है तो पानी और हवा दोनों के कारण। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। अगला है दोस्तों, स्ट्रेट पोलैरिटी में कार्यखंड जुड़ा होता है, ऋणात्मक, उदासीन, धनात्मक, या इनमें से कोई नहीं। तो स्ट्रेट पोलैरिटी में जो कार्यखंड जुड़ा होता है दोस्तों, वो जुड़ा होता है दोस्तों आपका ऋणात्मक, यानी दोस्तों नेगेटिव। अगला प्रश्न है दोस्तों, आर्क वेल्डिंग होने में सहायक है आणविक आकर्षक व पृष्ठ तनाव के कारण, आणविक आकर्षण के कारण, श्यानता कारण, या उपरोक्त सभी। तो आंसर होगा दोस्तों आणविक आकर्षण और पृष्ठ तनाव के कारण जो है दोस्तों आर्क वेल्डिंग होती है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, और यहाँ आपसे पूछा गया है ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम में क्या होता है दोस्तों, ऑक्सीजन ज़्यादा होती है, एसिटिलीन कम होती है, या फिर दोस्तों ये अनुपात में पाए जाते हैं, या फिर दोस्तों ऑक्सीजन कम होती है और एसिटिलीन ज़्यादा होती है। तो ऑक्सी फ्लेम जो होती है इसमें दोस्तों क्या होता है, ऑक्सीजन ज़्यादा होता है और एसिटिलीन गैस जो है कम होती है। तो ये आपका जो आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए होगा। तो ये आपको याद रखना है। अगला है दोस्तों, रिवर्स पोलैरिटी का दूसरा नाम क्या है। तो रिवर्स पोलैरिटी का जो दूसरा नाम है दोस्तों आपका, वो है पॉजिटिव। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। अगला है दोस्तों, स्ट्रेट पोलैरिटी। देखिए दोस्तों, स्ट्रेट मैंने अभी पीछे बताया था, ये वाला क्वेश्चन कहाँ है दोस्तों, एक मिनट दोस्तों, एक मिनट आपका दोस्तों, स्ट्रेट पोलैरिटी ये रहा दोस्तों। स्ट्रेट पोलैरिटी, स्ट्रेट पूछे तो नेगेटिव, और आपका दोस्तों अगर रिवर्स पूछे तो पॉजिटिव। ठीक है दोस्तों। और स्ट्रेट पोलैरिटी का दूसरा नाम दोस्तों नेगेटिव, जो पीछे बता चुका हूँ। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, और यहाँ आपसे पूछा गया है स्ट्रेट पोलैरिटी का दूसरा नाम, वही दोस्तों स्ट्रेट पूछा है आपसे तो नेगेटिव। अगला प्रश्न है दोस्तों, रेक्टिफायर वेल्डिंग में क्या करता है। तो देखिए दोस्तों, रेक्टिफायर जो होता है वेल्डिंग में दोस्तों, ये इसका कार्य क्या है, एसी को डीसी में बदलना। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से फ्यूजन प्रक्रिया नहीं है, गैस वेल्डिंग, थर्मिट वेल्डिंग, आर्क वेल्डिंग, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा दोस्तों, सॉरी दोस्तों, एक मिनट, यहाँ ऑल ऑफ दीज कीजिए आप, ऑल मान लीजिए यहाँ पर, तो ऑल ही इसका आंसर होगा। यानी गैस वेल्डिंग भी होती है दोस्तों, फ्यूजन वेल्डिंग के प्रकार यहाँ पर आपसे पूछा है, तो गैस वेल्डिंग नहीं होता है, आर्क वेल्डिंग भी नहीं होता है, और थर्मिट वेल्डिंग भी नहीं होता है। फ्यूजन प्रक्रिया जो है दोस्तों इनमें से किसी में नहीं होती है। तो ऑल ऑफ दी सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, यहाँ आपसे पूछा गया है आर्क वेल्डिंग का प्रकार निम्न में से नहीं है, टिग वेल्डिंग, मिग वेल्डिंग, सबमर्ज्ड वेल्डिंग, या लेजर वेल्डिंग। तो आर्क वेल्डिंग का प्रकार कौन सा नहीं है इनमें से, यह आपसे पूछा है। तो आंसर होगा दोस्तों आपका लेजर वेल्डिंग, आर्क वेल्डिंग का प्रकार नहीं है। बाकी दोस्तों टिग वेल्डिंग, मिग वेल्डिंग, सबमर्ज्ड वेल्डिंग, ये तीनों की तीनों दोस्तों आपकी दोस्तों आर्क वेल्डिंग होती हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस सूत्र द्वारा दोस्तों प्रतिरोध वेल्डिंग में ऊष्मा उत्पन्न होती है। तो आपने हीट का फॉर्मूला पढ़ा है, तो वो होता है दोस्तों आपका H बराबर आई स्क्वायर आर टी।
और दोस्तों एक चीज़ मैं आपके लिए बता देता हूँ, एक पावर का फॉर्मूला होता है W/T। W/T। और W जो होता है दोस्तों एनर्जी के बराबर होता है, जितनी एनर्जी हुई उतना ही हम ज़्यादा कार्य करेंगे दोस्तों। W का मतलब होता है कार्य, और E बराबर होता है दोस्तों H के। तो यहाँ पर दोस्तों अगर आपसे कभी भी पावर का फॉर्मूला पूछा जाए, क्यों दोस्तों ये आपका फिजिक्स जो है ना, वो बेसिक साइंस एंड इंजीनियर ड्राइंग, तो वहाँ पर दोस्तों हीट एंड टेम्परेचर वाला आपका दोस्तों वो टॉपिक है, वहाँ पर ये फार्मूला दिया हुआ है। तो आपको याद रख लेना है दोस्तों, W जो वर्क होता है वो एनर्जी के बराबर होता है, E बराबर होता है दोस्तों H के। तो यहाँ पर दोस्तों पावर का एक और फार्मूला बन जाता है आपका H²R और नीचे T है, ये W का है दोस्तों, ये नीचे T से T खत्म हुआ, तो पावर का एक फार्मूला और आता है आपके पास I²R। देखिए दोस्तों इसे मैं अलग से आपके लिए समझाता हूँ, 1 मिनट। जैसे कि हीट का है फॉर्मूला क्या दोस्तों, I²RT। और पावर का क्या है दोस्तों, P बराबर W/T। और कार्य जो होता है दोस्तों एनर्जी के बराबर होता है, और एनर्जी है दोस्तों हीट के बराबर। तो H का फॉर्मूला क्या है दोस्तों, यहाँ पर हीट का I²RT। तो P का फॉर्मूला क्या है दोस्तों आपके पास, I²RT। अब आप इसे दोस्तों किस प्रकार से भी लिख सकते हैं दोस्तों, I/I/R/T, इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर एक चीज़ आपको ध्यान देना है दोस्तों, जो IR का जो फॉर्मूला होता है ये किससे आता है दोस्तों, B बराबर I/R। तो IR का मान यहाँ पर दोस्तों आप B रख दीजिए, IBR आ गया दोस्तों, IBR। अब दोस्तों देखिए एक R ये बचा, I आपके पास यहाँ बचा, R यहाँ बचा। तो फिर से दोबारा आप कर सकते हैं दोस्तों, B², ये भी आप कर सकते हैं, ये भी हो गया आपका। तो इस प्रकार से भी होता है। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है दोस्तों, ये पूछा जाएगा आपसे। बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग का जो पार्ट है वहाँ पर आपसे दोस्तों फिजिक्स में जो आपके टॉपिक हैं वहाँ पर ये फॉर्मूले सारे दिए गए हैं। और दोस्तों मैं आपको बता दूँ, एक वीडियो आपके लिए जितने भी आपके इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं बेसिक साइंस से रिलेटेड और आपकी इंजीनियरिंग ड्राइंग जो है उससे रिलेटेड भी दोस्तों मैं एक अलग से टॉपिक लेकर आने वाला हूँ। एक वीडियो होगी दोस्तों जिसमें दोस्तों आपके सारे के सारे फार्मूले और इंजीनियरिंग ड्राइंग के जो इंपॉर्टेंट चीज़ हैं वो सारी चीज़ें, और एक प्रक्षेप जो होता है दोस्तों आपका बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग में, उसका दोस्तों मैं एक अलग से वीडियो लेकर आने वाला हूँ 1-2 दिन में ही, ताकि उसे दोस्तों मैं आसानी से आपको समझा सकूँ। और दोस्तों प्रक्षेप जो है दोस्तों कुछ भी नहीं है, आसानी से आप सारे क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, अब चलिए दोस्तों हम देखते हैं प्रश्नों को। तो ये रहा दोस्तों, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा दोस्तों, I²RT, ऑप्शन नंबर C। अगला प्रश्न है और यहाँ आपसे पूछा गया है, यहाँ पर हम देखते हैं दोस्तों, ये रहा। और यहाँ आपसे पूछा गया है कि प्रश्न नंबर 46, ये रहा दोस्तों आपका, कि बेल्ट में प्रयुक्त ऑक्सीजन के सिलेंडर का रंग कैसा होता है। तो कैसा होता है दोस्तों, तो ये होता है दोस्तों आपका काला। ऑक्सीजन का जो सिलेंडर होता है वो काला होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है और यहाँ आपसे पूछा गया है, ऑक्सीजन एवं एसिटिलीन सिलेंडर के ऊपर जो बॉल सॉकेट लगे होते हैं उनके चूड़ियों का समायोजन कैसा होता है। और ऑप्शन है आपके सामने दोस्तों, एसिटिलीन में लेफ्ट हैंड और ऑक्सीजन में राइट हैंड, ऑक्सीजन में लेफ्ट हैंड और ऑक्सीजन में राइट हैंड, दोनों में लेफ्ट हैंड या दोनों में राइट हैंड। तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा आपका वो होगा दोस्तों एसिटिलीन में, हमेशा याद रखना है दोस्तों, एसिटिलीन में लेफ्ट हैंड और ऑक्सीजन में राइट हैंड। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, सबसे अधिक प्रयोग किया जाता है कार्बोराइजिंग ज्वाला, ऑक्सीडाइजिंग ज्वाला या न्यूट्रल ज्वाला या उपरोक्त सभी। तो सबसे ज़्यादा जो प्रयोग की जाती है दोस्तों वो की जाती है आपकी दोस्तों न्यूट्रल ज्वाला। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है और यहाँ आपसे पूछा गया है कि एसिटिलीन गैस के सिलेंडर में उपयोग किए जाने वाले हॉज पाइप का रंग कैसा होता है। देखिए दोस्तों ऑक्सीजन का पूछे तो सिलेंडर जो होता है उसका रंग कैसा होता है दोस्तों, काला। और एसिटिलीन गैस के सिलेंडर में जो हॉज पाइप लगा होता है उसका रंग कैसा होता है दोस्तों, तो वो होता है दोस्तों आपका लाल। अगला प्रश्न है दोस्तों, गैस वेल्डिंग के दौरान बैकफायर या फ्लैशबैक से बचने के लिए सिलेंडरों की चाबियां रखी जाती हैं।
सेफ में ताला लगाकर, अन्य औजारों के साथ, कहीं भी या सिलेंडरों में लगी छोड़ देनी चाहिए। तो दोस्तों फ्लैश बैग से बचने के लिए जो चाबियां होती हैं उन्हें दोस्तों मैं आपको बता दूं सिलेंडर में लगी छोड़ देना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है और यहाँ आपसे पूछा गया है ईंधन का उदाहरण नहीं है, ऑक्सीजन, एसिटिलीन, कोल गैस या हाइड्रोजन गैस। तो ईंधन का उदाहरण क्या नहीं है दोस्तों आपका, तो ये नहीं है आपका ऑक्सीजन। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा ऑक्सी एसिटिलीन फ्लेम का ताप क्रम रेंज है। ऑक्सी एसिटिलीन फ्लेम का तापक्रम क्या होता है दोस्तों, कितने रेंज का होता है। तो ये होता है दोस्तों आपका 3100 से 3300 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों कि निम्न में से कौन सी गैस कैल्शियम कार्बाइड और जल की रासायनिक प्रतिक्रिया द्वारा बनती है। हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन या एसिटिलीन। तो दोस्तों आंसर होगा आपका प्रश्न नंबर 53 है एसिटिलीन। जो गैस बनती है दोस्तों ये कैल्शियम और कार्बाइड और जल की रासायनिक अभिक्रिया द्वारा ये बनती है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है और यहाँ आपसे पूछा गया है नोजल का साइज निम्न में से किस प्रकार निर्धारित नहीं होता। तो धातु की मोटाई के अनुसार, धातु के द्रव्यमान के अनुसार, धातु के ताप के अनुसार या धातु के आकार के अनुसार। तो ये किस प्रकार जो है दोस्तों निर्धारित नहीं होता, ये आपसे पूछा है। तो ये निर्धारित नहीं होता है दोस्तों ताप की मोटाई के अनुसार, दोस्तों धातु के ताप के अनुसार ये निर्धारित नहीं होता है, बल्कि मोटाई, द्रव्यमान और आकार के अनुसार जो है दोस्तों निर्धारित होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों फिलर रोड का साइज निम्न में से किस पर आधारित नहीं होता। फिलर रोड जो होती है आपकी उसका साइज किस पर आधारित नहीं होता। वेल्डिंग की जाने वाली धातु के भार पर, वेल्डिंग की जाने वाली धातु के प्रकार पर, जोड़ की प्रकृति पर या वेल्डिंग तकनीक का प्रकार। तो इसका आंसर जो होगा दोस्तों वो आधारित नहीं होता दोस्तों फिलर रोड का साइज किस पर दोस्तों, वेल्ड की जाने वाली धातु के भार पर, बल्कि प्रकार किस प्रकार की धातु है, मोटी है या पतली है, उसका जोड़ किस प्रकार का है, वेल्डिंग तकनीक क्या होती हैं, उन पर जो दोस्तों निर्भर ये करता है। तो दोस्तों ये आपके 55 इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे आपके वेल्डिंग से रिलेटेड। तो 55 और 50 105 प्रश्न मैं आपके लिए करा चुका हूं दोस्तों अभी तक, ठीक है। अगला पॉइंट अगला है दोस्तों आपका शेपर एंड फोर्जिंग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके भी जितने इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं जो बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं दोस्तों वो हम इसमें करने वाले हैं। और आपको दोस्तों मैं आपको बता दूं, पहले भी आपके लिए समझा चुका हूं कि कितने प्रश्न लगभग यहाँ से आप फंस सकते हैं आपके। मात्र दोस्तों बहुत शॉर्ट वीडियो है, ज़्यादा टाइम नहीं लगे, 2 घंटे 2.5 घंटे की वीडियो है दोनों, और आपको समय भी ज़्यादा नहीं लगेगा, 2.5 की जगह 3 घंटे। लेकिन दोस्तों 500 प्रश्न बहुत हो जाते हैं दोस्तों, और दोस्तों समय तो आपको देना होगा, ये तो आपका फिक्स है। अब चलिए दोस्तों लेथ मशीन कर लिया, वेल्डिंग कर लिया, आप करते हैं दोस्तों स्टार्ट शेपर एंड फोर्जिंग का। और दोस्तों आपको याद रखना है कि अभी तक जिन स्टूडेंटों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे रिक्वेस्ट है दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में ऑल वाला बेल आइकन दबा लें, ताकि दोस्तों मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले दोस्तों आपके पास पहुंच सके। वीडियो अगर आपको पसंद आ रही हो तो दोस्तों वीडियो को लाइक करते चलें, शेयर करते चलें, और जिन स्टूडेंटों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में ऑल वाला बेल आइकन जरूर दबा लें। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। और फर्स्ट प्रश्न है दोस्तों शेपर एंड फोर्जिंग का, कि शेपर निम्न में से बुल गियर की सहायता से क्या चलाई जाती है। स्लाइडिंग ब्लॉक, एक पिनियन, एक शाफ्ट, एक पुली। तो क्या चलाई जाती है दोस्तों, एक पिनियन। शेपर की सहायता से एक पिनियन चलाई जाती है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों निम्न में से किसका प्रयोग करके शेपर में रोटरी मोशन को रेसिप्रोकेटिंग मोशन में बदला जाता है। किसका प्रयोग करके शेपर में रोटरी मोशन को दोस्तों रेसिप्रोकेटिंग मोशन में बदला जाता है। तो किसका प्रयोग करके दोस्तों, रैक और पिनियन का प्रयोग करके। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है और यहाँ आपसे पूछा गया है दोस्तों शेपर में बुल गियर का एक संपूर्ण चक्कर रैम को कितना स्टॉक देता है।
एक फॉरवर्ड स्ट्रोक, एक रिटर्न स्ट्रोक, एक फॉरवर्ड एक रिटर्न स्ट्रोक, या कोई मूवमेंट नहीं। तो आंसर होगा दोस्तों एक फॉरवर्ड और एक रिटर्न स्ट्रोक। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्न में से किसके द्वारा रेचेट और पॉल मैकेनिज्म में गियर या क्रैंक शाफ्ट दोस्तों क्रैंक स्लाइड की रोटरी मूवमेंट को लीनियर मूवमेंट में बदला जाता है? तो किसकी सहायता से दोस्तों? तो ये बदला जाता है दोस्तों आपका रैक और पिनियन की सहायता से। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, यहां आपसे पूछा गया है कि निम्न में से किसके द्वारा रेचेट और पॉल मैकेनिज्म में गियर या क्रैंक स्लाइड की रोटरी मूवमेंट को लीनियर मूवमेंट में बदला जाता है? तो ये बदला जाता है दोस्तों रैक और पिनियन के द्वारा। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 5, यहाँ आपसे पूछा गया है किसके समय को कम करने के लिए शेपर पर क्विक रिटर्न मैकेनिज्म लगाया जाता है? तो किसका समय कम करने के लिए दोस्तों? फॉरवर्ड ब्लॉक का जो समय है उसे कम करने के लिए दोस्तों जो है यहाँ पर आपका जो है शेपर पर जो है दोस्तों क्विक रिटर्न मैकेनिज्म लगाया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है और यहां आपसे पूछा गया है, एक मिनट दोस्तों, मैंने यहां पर आप लोगों को क्या बताया, ये सॉरी दोस्तों रिटर्न स्टॉक होगा। एक मिनट सॉरी दोस्तों, ये रिटर्न स्टॉक होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों और यहां आपसे पूछा गया है माइल्ड स्टील की संडासी का प्रयोग किया जाता है भट्टी में गर्म किए गए पार्ट्स को पकड़ने के लिए, एनविल को पकड़ने के लिए, स्वेट ब्लॉक को सहारा देने के लिए, या उपरोक्त सभी में? तो माइल्ड स्टील की जो संडासी का जो प्रयोग किया जाता है दोस्तों वो किया जाता है गर्म भट्टी में गर्म किए गए पार्ट को पकड़ने के लिए। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, धातु को रिटर्न स्टॉक में कौन सा शेपर काटता है? स्टैंडर्ड शेपर, यूनिवर्सल शेपर, पुश टाइप शेपर, या ड्रॉ टाइप शेपर? तो धातु को रिटर्न स्टॉक में जो काटता है दोस्तों आपका वो काटता है दोस्तों आपका ड्रॉ टाइप शेपर। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। ड्रॉ टाइप शेपर जो है काटता है। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है ये रहा दोस्तों, यहां आपसे पूछा गया है हाई स्पीड स्टील यानी HSS से बना शेपर टूल निम्न में से कितना तापमान सहन कर सकता है? 600 डिग्री सेंटीग्रेड, 800, 1000 या 1200 डिग्री सेंटीग्रेड? तो ये कहता है दोस्तों 600 डिग्री सेंटीग्रेड। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्न में से शेपर में कटिंग के रिटर्न स्टॉक का स्टैंडर्ड अनुपात कितना होता है? तो कितना होता है दोस्तों आपका? तो ये होता है दोस्तों आपका 3:2। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। कटिंग शेपर में कटिंग से रिटर्न स्टॉक, कटिंग और रिटर्न स्टॉक का स्टैंडर्ड जो अनुपात होता है वो होता है 3:2। और अगला प्रश्न है, निम्न में से किस जगह पर शेपर में फीड दी जाती है? रिटर्न स्टॉक के अंत में, रिटर्न स्टॉक के बीच में, या कटिंग स्टॉक के शुरू में, या कटिंग स्टॉक के बीच में? तो शेपर में जो फीड दी जाती है दोस्तों वो दी जाती है कटिंग स्टॉक के शुरुआत में। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है और यहाँ आपसे पूछा गया है निम्न में से किस जगह पर शेपर में फीड दी जाती है? तो ये कटिंग स्पीड के शुरू में। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्न में से किसके द्वारा एक हाइड्रोलिक शेपर को चलाया जाता है? एयर प्रेशर के द्वारा, स्टीम प्रेशर के द्वारा, लिक्विड प्रेशर के द्वारा, या फिर दोस्तों हैंड प्रेशर के द्वारा? तो हाइड्रोलिक शेपर जो चलाया जाता है दोस्तों वो चलाया जाता है लिक्विड प्रेशर के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। और अगला प्रश्न है आपका, यहाँ आपसे पूछा गया है शेपर के रैम के स्टॉक की लंबाई निम्न में से कितनी होनी चाहिए? लिए जाने वाले कट की लंबाई के समान, लिए जाने वाले कट की लंबाई से कम, लिए जाने वाले कट की लंबाई से अधिक, या इनमें से कोई नहीं? तो आंसर जो होगा दोस्तों वो होगा लिए जाने वाले कट की लंबाई से अधिक। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस कारण से हाई स्पीड स्टील टूल की अपेक्षा कार्बाइड टिप टूल अधिक उपयोगी होता है? तो यह अधिक गर्मी को सहन कर सकता है, कटिंग ये शार्प बना रह सकता है, कटिंग स्पीड को बढ़ाया जा सकता है, या उपरोक्त सभी? तो आंसर होगा दोस्तों उपरोक्त तो सभी। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है दोस्तों और यहाँ आपसे पूछा गया है कि निम्न में से किस दिशा में एक राइट हैंड शेपर टूल धातु को काटता है? दाएं से बाएं, बाएं से दाएं, ए भी दोनों, ना ए ना बी? तो आंसर होगा दोस्तों इसका दाएं से बाएं। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है दोस्तों, शेपर पर किया जा सकने वाले ऑपरेशन कौन कौन से हैं?
शेपर पर नहीं किया जाने वाला ऑपरेशन कौन सा है, ये आपसे पूछा है, नहीं किया जाने वाला। तो हॉरिजेंटल सरफेसों की मशीनिंग, वर्किंग सरफेसों की मशीनिंग, ग्रूव और कीवेज की कटिंग या बी थ्रेड कटिंग। तो आंसर होगा दोस्तों बी थ्रेड कटिंग जो है नहीं की जा सकती। बाकी आपका दोस्तों हॉरिजेंटल सरफेसों की मशीनिंग की जा सकती है, वर्टिकल सरफेसों की मशीनिंग की जा सकती है, ग्रूव्स और कीवेज की कटिंग की जा सकती है। तो इसका पूछा है नहीं किया जा सकने वाला, तो यह है दोस्तों बी थ्रेड की कटिंग। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, यहाँ आपसे पूछा गया है फोर्जिंग करने के लिए कौन सा बल लगाया जाता है, टेंसाइल यानी खिंचाव बल, कंप्रेसिव यानी दबाव बल, शियर या ये सभी। तो आंसर होगा दोस्तों कंप्रेसिव। अगला प्रश्न है, शेपर का पार्ट निम्न में से कौन सा नहीं है, बुल गियर, रैम, टेल स्टॉक या क्लैंप बॉक्स। शेपर का पार्ट आपसे पूछा है, तो ये कौन सा नहीं है दोस्तों, ये आपसे पूछा है तो टेल स्टॉक, ये दोस्तों लेथ मशीन का पार्ट है। बाकी बुल गियर, रैम और क्लेपर बॉक्स ये तीनों दोस्तों आपके शेपर के पार्ट होते हैं, टेल स्टॉक नहीं होता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसका प्रयोग करके शेपर बाइस को पोजीशन में मशीन के टेबल के साथ अलाइन किया जा सकता है, ट्राई स्क्वायर का प्रयोग करके, डायल टेस्ट इंडिकेटर का प्रयोग करके, स्ट्रेट एज का प्रयोग करके या बर्नियर कैलिपर का प्रयोग करके। तो किसका प्रयोग करके दोस्तों, बर्नियर कैलिपर का प्रयोग करके जो है दोस्तों शेपर बाइस को पोजीशन में मशीन के टेबल के साथ अलाइन किया जा सकता है। किसका प्रयोग करके दोस्तों, बर्नियर कैलिपर का। अगला प्रश्न है और यहाँ आपसे पूछा गया है, ये रहा दोस्तों, निम्न में से किसके द्वारा शेपर का साइज निर्दिष्ट किया जाता है, स्ट्रोक की न्यूनतम लंबाई, स्ट्रोक की अधिकतम लंबाई या प्रयोग किए जाने वाले टूल के अधिकतम साइज के द्वारा या टेबल के साइज के द्वारा। तो दोस्तों आंसर होगा स्ट्रोक की अधिकतम लंबाई के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है और यहाँ आपसे पूछा गया है, शेपर में प्रयुक्त तो कौन सा मैकेनिज्म कम आवाज करता है, रैग और पिनियन मैकेनिज्म, क्रैंक और सॉलिटेड लिंक मैकेनिज्म, हाइड्रोलिक मैकेनिज्म या कैम मैकेनिज्म। तो सबसे कम आवाज करने वाला मैकेनिज्म है दोस्तों आपका हाइड्रोलिक मैकेनिज्म। अगला प्रश्न है दोस्तों, उच्च कार्बन स्टील फोर्जिंग के लिए डैश तक गर्म किया जाना चाहिए, चेरी चेड रंग के लिए, चेरी चेड रंग तक, पीले रंग तक, हल्का पीला रंग तक या सफेद रंग तक। तो ये हल्का पीला रंग तक, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों आपका और यहाँ आपसे पूछा गया है, ये रहा दोस्तों, शेपर में कटिंग स्पीड किस पर निर्भर करता है, काटे जाने वाले मटेरियल के प्रकार के अनुसार, कटिंग टूल के मटेरियल के अनुसार, ए बी दोनों या ए बी ना ए ना बी। तो इसका आंसर होगा दोस्तों आपका ए और बी दोनों के अनुसार। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस जगह पर मैकेनिकल शेपर में टूल की कटिंग स्पीड अधिकतम होती है, आपसे पूछा है किस जगह पर मैकेनिकल शेपर में टूल की कटिंग स्पीड अधिकतम होती है। तो कटिंग स्टॉक के अंत में, कटिंग स्टॉक के बीच में, कटिंग स्टॉक की शुरुआत में या फिर दोस्तों इनमें से कोई नहीं। तो आंसर होगा दोस्तों कटिंग स्टॉक के बीच में। मैकेनिकल शेपर में पूछा है आपसे, तो कटिंग स्टॉक के बीच में। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, आपसे पूछा गया है, एनविल कास्ट स्टील की हैवी ब्लॉक बनाई जाती है जिससे वह हैमर की चोट सहन कर सके, वर्कपीस को अच्छे से पकड़ सके, देखने में सुंदर लगे या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा दोस्तों हैमर की चोट सहन कर सके। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस कार्य के लिए शेपर के क्लैंपर बॉक्स का उपयोग किया जाता है, कटिंग स्टॉक के दौरान टूल को उठाए जाने के लिए, रिटर्न स्टॉक के दौरान टूल को उठाए जाने के लिए, स्ट्रोक के बीच में टूल को उठाए जाने के लिए या फिर दोस्तों टूल की ओवर हैंगिंग दूर करने के लिए। तो आंसर होगा दोस्तों आपका इसका रिटर्न स्टॉक के दौरान टूल को उठाए जाने के लिए। तो ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है और यहाँ आपसे पूछा गया है, शेपर का कौन सा पार्ट टेबल को सहारा देता है, शेपर का कौन सा पार्ट टेबल को सहारा देता है, बेस, रैम, सैडल या क्लैंप बॉक्स। तो आंसर होगा दोस्तों आपका सैडल। क्या दोस्तों, सैडल। अगला प्रश्न है, शेपर में निम्न में से किसका प्रयोग करके वर्कपीस को बैठाया जाता है, बी ब्लॉक, एंगल ब्लॉक या पैरेलल ब्लॉक या राउंड रोड्स के द्वारा। तो आंसर होगा दोस्तों पैरेलल ब्लॉक के द्वारा जो है दोस्तों वर्कपीस को बैठाया जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों,
SWL का सही अर्थ क्या है? सेफ वर्किंग लोड, स्टैंडर्ड वर्किंग लोड, या साइड वर्किंग लोड, या स्टेबल वर्किंग लोड? तो आंसर होगा दोस्तों आपका सेफ वर्किंग लोड, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है दोस्तों आपका, और यहाँ आपसे पूछा गया है शेपर के कटिंग प्रोसेस के संबंध में सही कथन क्या है? और ऑप्शन है आपके सामने, टूल फॉरवर्ड मोशन में काटता है जबकि जॉब को फीड दी जाती है। अगला ऑप्शन है टूल दोनों दिशाओं में काटता है जबकि जॉब को फीड दी जाती है। जॉब को इस तरह रखा जाता है और टूल को फीड दी जाती है। टूल को इस तरह रखा जाता है और जॉब को फीड दी जाती है। तो शेपर कटिंग प्रोसेस से संबंधित जो कौन सा कथन सही है ये आपसे पूछा गया है। तो आंसर होगा दोस्तों टूल फॉरवर्ड मोशन में काटता है जबकि जॉब को फीड दी जाती है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, यहाँ आपसे पूछा गया है रोटेरी मोशन को लीनियर मोशन में बदलने के लिए किस मैकेनिज्म का प्रयोग किया जाता है? तो रोटेरी मोशन को लीनियर मोशन में बदलने के लिए जो प्रयोग किया जाता है दोस्तों वो किया जाता है आपका क्रैंक और स्लॉटेड लिंक मैकेनिज्म। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, और यहाँ आपसे पूछा गया है जब किसी वर्कपीस की शेपिंग की जाती है तब स्टॉक की लंबाई कितनी होती है? टेबल की चौड़ाई के बराबर, वर्कपीस की लंबाई के बराबर, वर्कपीस की लंबाई से अधिक, या वर्कपीस की लंबाई से कम? तो आंसर होगा दोस्तों आपका वर्कपीस की लंबाई से अधिक। अगला प्रश्न है निम्न में से व्हिटवर्थ क्विक रिटर्न मैकेनिज्म का दूसरा नाम क्या है? तो व्हिटवर्थ क्विक रिटर्न मैकेनिज्म का जो दूसरा नाम है दोस्तों आपका वो है क्रैंक और स्लॉटेड लिंक मैकेनिज्म। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, और यहाँ आपसे पूछा गया है शेपर की कटिंग स्पीड ज्ञात करने का सूत्र क्या है? शेपर की कटिंग स्पीड ज्ञात करने का सूत्र क्या है? ऑप्शन है दोस्तों एन इंटू एल इंटू कोष्टक में 1 + k बाई 1000, एन इंटू एल कोष्टक में आपका 1 - k वाई 1000, एन प्लस एल और कोष्टक में आपका 1 + k वाई 100, एन इंटू एल कोष्टक में 1 - k वाई 12। तो शेपर की कटिंग स्पीड का जो फॉर्मूला होता है दोस्तों आपका वो होगा दोस्तों एन इंटू एल कोष्टक में 1 + k वाई 1000। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा। यहाँ पर दोस्तों ये फॉर्मूला याद रखना है। और एम का मतलब होता है दोस्तों यहाँ पर, सॉरी दोस्तों ये एन है, एम नहीं है, एन है, ठीक है दोस्तों, ये एन है आपका। और एन का मतलब होता है दोस्तों प्रति मिनट कटिंग स्ट्रोकों की संख्या। एल का मतलब होता है दोस्तों स्ट्रोकों की लंबाई एमएम में। के का मतलब होता है दोस्तों रिटर्न समय से कटिंग समय के बीच का जो अनुपात होता है दोस्तों वो होता है के। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, और यहाँ आपसे पूछा गया है फिटर कार्यशाला में की जाने वाली लोहारगिरी के लिए निम्न में से सर्वाधिक आवश्यक क्या है? एनविल, फोर्ज, ब्लोअर, या स्वेज? तो क्या है दोस्तों आपका? तो यह है दोस्तों आपका प्रश्न नंबर 36 है, सॉरी 235, और इसका आंसर जो होगा दोस्तों आपका वो होगा फोर्ज, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है यदि मैकेनिकल शेपर में रैम एक फॉरवर्ड और रिटर्न यदि मैकेनिकल शेपर में रैम एक फॉरवर्ड और एक रिटर्न स्टॉक लगाता है तो बुल गियर के चक्रों की संख्या कितनी होती है? 1/4, आधी, 1 या 2? तो आंसर होगा दोस्तों 1, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, और यहाँ आपसे पूछा है यदि मैकेनिकल शेपर में रैम एक फॉरवर्ड और एक रिटर्न स्टॉक लगाता है तो बुल गियरों की संख्या कितनी होगी? दोस्तों 1, बता चुका हूँ। अगला प्रश्न है निम्न में से किस धातु का प्रयोग करके स्वेज ब्लॉक बनाई जाती है? तो स्वेज ब्लॉक जो बनाई जाती है दोस्तों उसमें प्रयोग किया जाता है आपका मैलिएबल कास्ट आयरन का। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, और यहाँ आपसे पूछा गया है, ये रहा दोस्तों, फोर्जिंग के संबंध में ट्यूअर्स का कार्य क्या है? ठंडी हवा को प्रवेश कराना, धुएं और चिंगारी को कंट्रोल करना, जलने वाले पदार्थों को बाहर निकालना, या इनमें से कोई नहीं? ट्यूअर्स का मतलब क्या होता है कि ट्यूअर्स का कार्य क्या होता है फोर्जिंग में, यह आपसे पूछा है। तो आंसर होगा दोस्तों आपका जलने वाले पदार्थों को बाहर निकालना। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा।
अगला प्रश्न है दोस्तों, एनविल के निम्नलिखित पार्ट में से किस पार्ट को बीक कहते हैं? जैसे दोस्तों देखिए, यहाँ पर मैं आपके लिए बता देता हूँ। ये आपका एक एनविल होता है दोस्तों, इस प्रकार से होता है। और यहाँ पर दोस्तों एनविल जो है वो इस प्रकार से जो है बना होता है। ठीक है दोस्तों, ये इस प्रकार से एनविल बना होता है। और जो ये टिप होती है दोस्तों, ये टिप जो होती है इसकी, ये होता है इसका दोस्तों लेग या बेस, इसे हम कह सकते हैं। ये इसका बॉडी होता है। और ये टिप जो होती है इसकी आगे वाली एनविल की, ये जो होती है वो आपके लिए बताया था ना, टिप आगे का गोल भाग जो होता है आगे का, उसे कहते हैं दोस्तों बीक। तो आंसर क्या होगा दोस्तों इसका? गोल टेपर्ड सिरा। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, और यहाँ आपसे पूछा गया है, एनविल के संबंध में सही कथन कौन सा है? कास्ट स्टील की हैवी ब्लॉक है दोस्तों ये, और माइल्ड स्टील की हैवी ब्लॉक है, या हाई कार्बन स्टील का हैवी ब्लॉक है, या एल्युमिनियम का हल्का ब्लॉक है? तो दोस्तों एनविल जो है आपका, ये है आपका कास्ट स्टील का हैवी ब्लॉक। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस टोंग का प्रयोग हेक्सागोनल बोल्ट की फोर्जिंग के समय किया जाता है? राउंड टोंग का, साइड टोंग का, होलो टोंग का, या पाइप टोंग का? तो आंसर होगा दोस्तों साइड टोंग का। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। तो ये था दोस्तों आपका सेपर एंड फोर्जिंग से संबंधित क्वेश्चन। अब बात करते हैं दोस्तों, अगला है आपका बियरिंग। और दोस्तों अभी तक जिन स्टूडेंटों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में और वाला बेल आइकन जरूर दबा दें दोस्तों, ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले दोस्तों आप तक पहुंच सके। वीडियो अगर आपको अच्छी लग रही हो तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। अब चलिए दोस्तों बात करते हैं बियरिंग के बारे में, और इसके जितने प्रश्न बनते हैं इंपॉर्टेंट वो हम देखते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों बियरिंग से रिलेटेड जितने प्रश्न हैं, जो इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं, वो हम देखने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और देखिए दोस्तों, इन प्रश्नों में क्या है दोस्तों, हर एक क्वेश्चन पर दोस्तों जो आंसर उस पर टिक लगा हुआ है। तो दोस्तों आप देख लेना, गलती से टिक लग गया था। तो चलिए दोस्तों एक एक करके हम सारे प्रश्नों को देखते हैं और उनके आंसर हम देखते चलेंगे। तो देखिए दोस्तों, बियरिंग से रिलेटेड फर्स्ट प्रश्न है आपका, और यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि लंबी शाफ्टों और मशीनों के घूमते हुए पुर्जों को सही स्थिति में रखने और सहारा देने वाले उपकरणों को क्या कहते हैं? तो उन्हें कहते हैं दोस्तों बियरिंग। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, सेल बियरिंग बने होते हैं कास्ट आयरन के, कॉपर के, व्हाइट मेटल के, या एलॉय स्टील के? तो ये बने होते हैं दोस्तों व्हाइट मेटल के, सेल बियरिंग व्हाइट मेटल के बने होते हैं। अगला प्रश्न है, कम गति तथा अधिक भार के लिए बियरिंग किस धातु का बनाया जाता है? कास्ट आयरन का। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, और यहाँ आपसे पूछा गया है, निम्न में से कौन गोलाकार बियरिंग है? सॉलिड, बॉल और रोलर बियरिंग, या ये सभी? तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर होगा, यानी ये सभी। अगला प्रश्न है दोस्तों, रेडियल बियरिंग किस बियरिंग को कहा जाता है? तो जनरल बियरिंग जो होती है आपकी, उन्हें हम रेडियल बियरिंग कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, किस बियरिंग में बियरिंग शाफ्ट के अक्ष के लंबवत लगी रहती है? तो किस में दोस्तों? जनरल बियरिंग में। ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, और यहाँ आपसे पूछा गया है, ये रहा दोस्तों, किस बियरिंग में कॉलर का प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों जो आपकी थ्रस्ट वायरिंग होती है उनमें कॉलर का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, घूमती हुई खड़ी अवस्था में सहारा देने के लिए किस शाफ्ट का प्रयोग किया जाता है? तो किसका दोस्तों? फोटो स्टेप शाफ्ट का। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, फुट स्टेप या पिवट बियरिंग प्राय किसका बना होता है? तो ये दोस्तों दोस्तों पीतल का बना होता है, ढलवा लोहा और ब्रांज तीनों का बना होता है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, और यहाँ आपसे पूछा गया है, ये रहा दोस्तों, कि सॉलिड बियरिंग प्राय किसका बना होता है? तो किसका दोस्तों? कास्ट आयरन का। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, जहाँ पर अधिक गति से किसी पार्ट को चलाने की आवश्यकता हो वहाँ किस बियरिंग का प्रयोग किया जाता है? तो किसका किया जाता है दोस्तों? बुश बियरिंग का। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, और यहाँ आपसे पूछा गया है, जहाँ पर किसी पार्ट को घिसने की संभावना हो, किसी पार्ट के घिसने की संभावना होती है, वहाँ किसका प्रयोग किया जाता है, यानी किस बियरिंग का प्रयोग किया जाता है? तो
बुश बियरिंग का। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, बुश बियरिंग प्राय किस मटेरियल का बनाया जाता है? तो बुश बियरिंग जो होता है दोस्तों गन मेटल, कास्ट आयरन और पीतल तीनों का बना होता है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, यहाँ आपसे पूछा गया है बुश बियरिंग प्राय किस मटेरियल की? तो उपरोक्त सभी, गन मेटल, कास्ट आयरन, पीतल। अगला प्रश्न है दोस्तों, किस बियरिंग को कास्ट आयरन के प्लम्बर ब्लॉक में फिट किया जाता है? तो किसको दोस्तों? स्प्लिट बियरिंग को। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, और यहाँ आपसे पूछा गया है कम भार के लिए किस बियरिंग का प्रयोग किया जाता है? तो कम भार के लिए जो दोस्तों सिंगल रो बियरिंग जो होती है उसका प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सेल्फ अलाइनमेंट बियरिंग है? तो आपकी जो बैरल रोलर बियरिंग जो है दोस्तों ये सेल्फ अलाइनमेंट बियरिंग होती है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, जहां शाफ्ट में कोणीय विचलन होने की संभावना होती है, जहां शाफ्ट में कोणीय विचलन होने की संभावना होती है वहां किस बियरिंग का प्रयोग किया जाता है? तो आंसर होगा दोस्तों स्फेरिकल बियरिंग का। अगला प्रश्न है, और यहाँ आपसे पूछा गया है स्प्रिंग बनाने के लिए जिस धातु का प्रयोग किया जाता है उसमें कौन सा गुण पाया जाता है? तो स्प्रिंग बनाने के लिए जिस धातु का प्रयोग किया जाता है उसमें दोस्तों लचीलापन, मजबूती और टफनेस तीनों गुण होने चाहिए। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, घड़ी में किस स्प्रिंग का प्रयोग किया जाता है? तो घड़ी में दोस्तों कॉइल स्प्रिंग जो होती है उसका प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, बायर स्प्रिंग किसका बना होता है? तो बायर स्प्रिंग जो है दोस्तों आपका स्टील का बना होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, और यहाँ आपसे पूछा गया है फ्लैट स्प्रिंग का क्रॉस सेक्शन कैसा होता है? तो दोस्तों फ्लैट स्प्रिंग का जो क्रॉस सेक्शन होता है वो दोस्तों आयताकार और त्रिभुजाकार दोनों प्रकार का होता है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, जिन मशीनरियों में नट बोल्ट खुलने के ज़्यादा चांस होते हैं वहाँ किस स्प्रिंग का जो है प्रयोग किया जाता है? तो वहाँ किया जाता है दोस्तों वाशर स्प्रिंग का। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा। अगला है दोस्तों, टेंसाइल लोड के लिए किस स्प्रिंग का प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों टेंसाइल लोड के लिए हेलिकल टेंशन स्प्रिंग का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, और यहाँ आपसे पूछा गया है कंप्रेसिव लोड के लिए किस स्प्रिंग का प्रयोग किया जाता है? तो कंप्रेसिव लोड के लिए दोस्तों हेलिकल कंप्रेसिव स्प्रिंग का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, यहाँ आपसे पूछा गया है कि जनरल बियरिंग की पोजीशन ज्ञात की जाती है। तो जनरल बियरिंग की जो पोजीशन ज्ञात की जाती है दोस्तों वो की जाती है अल्टीट्यूड एंगल के द्वारा। अगला प्रश्न है, क्रैंक शाफ्ट में प्राय किस प्रकार की वायरिंग का प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों क्रैंक शाफ्ट में प्राय हमेशा प्लेन बियरिंग का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, गजन पिन किस प्रकार का बियरिंग है? तो दोस्तों गजन पिन जो है दोस्तों आपका पिवट जो है बियरिंग होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, और यहाँ आपसे पूछा गया है दोस्तों वाहनों के क्लच और शाफ्ट में किस प्रकार का बियरिंग प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों वाहनों के शाफ्ट में किस प्रकार का प्रयोग किया जाता है? क्लच शाफ्ट में बॉल बियरिंग, बुश बियरिंग, प्लेन बियरिंग या इनमें से कोई नहीं? तो इनमें से किसी भी बियरिंग का प्रयोग नहीं किया जाता। अगला प्रश्न है दोस्तों कि स्प्रिंग में स्ट्रेन एनर्जी होनी चाहिए। स्प्रिंग जो होती है उसमें स्ट्रेन एनर्जी कितनी होनी चाहिए दोस्तों? मैक्सिमम। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 31, और आपसे पूछा गया है हेलिकल स्प्रिंग पर भार पड़ने पर किस प्रकार का प्रतिबल उत्पन्न होता है? तो हेलिकल स्प्रिंग पर भार पड़ने पर दोस्तों शियर जो होता है आपका बल वो उत्पन्न होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, और यहाँ आपसे पूछा गया है, देखिए दोस्तों बियरिंग से रिलेटेड आपके जितने प्रश्न थे वो आपके समाप्त हो चुके हैं। और अब चलते हैं दोस्तों पावर एंड ट्रांसमिटेड की ओर, यानी दोस्तों पावर और ट्रांसमिटेड से रिलेटेड हम क्वेश्चन देखने वाले हैं आगे। तो दोस्तों अभी तक जिन स्टूडेंटों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उन स्टूडेंटों से मेरी रिक्वेस्ट है दोस्तों कि चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में ऑल वाला बेल आइकन जरूर दबा लें दोस्तों, ताकि दोस्तों मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले दोस्तों आप तक पहुँच सके। वो वीडियो को दोस्तों लाइक ज़रूर करना है, शेयर करना है वीडियो अगर आपको अच्छी लग रही हो तो। ठीक है दोस्तों, अब चलिए दोस्तों पावर एंड ट्रांसमिटेड की
ट्रांसमिटेड जो है, इससे रिलेटेड जितने आपके क्वेश्चन बनते हैं, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिनकी बहुत ज़्यादा संभावना है, उन्हें हम देखते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। और फर्स्ट प्रश्न है दोस्तों, पावर एंड ट्रांसमिटेड से रिलेटेड, कि मशीन को पावर प्राय दी जाती है अलग मोटर द्वारा, मेन शाफ्ट द्वारा, या काउंटर शाफ्ट द्वारा, या फिर दोस्तों ये सभी के द्वारा। तो मशीन को जो पावर दी जाती है दोस्तों, अलग मोटर के द्वारा भी दी जाती है, मेन शाफ्ट के द्वारा भी और काउंटर शाफ्ट के द्वारा भी। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, प्राय ट्रांसमिटेड करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? शाफ्ट का, पुली का और चेन का। तो इन सभी का किया जाता है दोस्तों पावर ट्रांसमिटेड करने में। और अगला प्रश्न है आपका, यहाँ आपसे पूछा गया है कि पावर ट्रांसमिट करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों इन सभी का, पुली, शाफ्ट और चेन। अगला प्रश्न है दोस्तों कि शाफ्ट बनी होती है, यानी शाफ्ट जो है किसकी बनी होती है, ये आपसे पूछा गया है। तो शाफ्ट आपकी दोस्तों स्टील की बनी होती है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, शाफ्ट को सहारा देने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? क्लच का, बियरिंग का, गियर का, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों शाफ्ट को जो सहारा दिया जाता है वो दिया जाता है बियरिंग से। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, और यहाँ आपसे पूछा गया है कि किस प्रकार की शाफ्ट की चाल उत्केंद्र में होती है? तो किसकी दोस्तों? मेन शाफ्ट की, काउंटर शाफ्ट की, क्रैंक शाफ्ट की, या स्प्लाइन शाफ्ट की। तो दोस्तों आपकी जो ये क्रैंक शाफ्ट जो होती है, इसकी चाल दोस्तों उत्केंद्र चाल होती है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, और यहाँ आपसे पूछा गया है किस पुली में कोई जोड़ नहीं होता? तो दोस्तों आपकी जो सॉलिड पुली होती है, इसमें किसी प्रकार का जोड़ नहीं पाया जाता है, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, किस प्रकार की पुली दो पीस में बनी होती है? सॉलिड, स्प्लिट, स्टेप, या चेन पुली। तो दोस्तों आपका जो स्प्लिट पुली होती है, ये दोस्तों दो जोड़ में बनी होती है, यानी दो पीस में बनी होती है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, यहाँ आपसे पूछा गया है किस पुली को कोण पुली के नाम से भी जाना जाता है? तो दोस्तों आपकी स्टेप पुली जो होती है, इसे कोण पुली कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, जब एक मेन शाफ्ट में कई मशीनों को चलाना हो तो किस पुली का प्रयोग करेंगे? स्टेप पुली का, चेन या रोप पुली का, लूज या कास्ट पुली, फास्ट पुली का, या इनमें से कोई नहीं। तो जब मेन शाफ्ट और कई मशीनों को चलाना हो तो दोस्तों आप प्रयोग करेंगे लूज एवं कास्ट फास्ट पुली का। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, यहाँ आपसे पूछा गया है पावर को मोटर से मेन शाफ्ट और मशीन पर ले जाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो किसका दोस्तों? चेन का भी, गियर का भी, बेल्ट का भी, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर होगा, ये सभी। अगला प्रश्न है, बेल्ट के द्वारा शाफ्ट को किस दिशा में घुमाया जाता है? उल्टी, सीधी, दोनों, या कोई नहीं। तो दोस्तों किसी भी दिशा में। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, और यहाँ आपसे पूछा गया है बेल्ट का चयन किस आधार पर किया जाता है? सेंटर की दूरी पर, फ्लेक्सिबिलिटी पर, स्ट्रेंथ पर, या ये सभी। तो बेल्ट का चयन जो किया जाता है दोस्तों, वो सेंटर की दूरी पर भी किया जाता है, फ्लेक्सिबिलिटी पर भी और स्ट्रेंथ पर भी। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, और यहाँ आपसे पूछा गया है फ्लैट बेल्ट का क्रॉस सेक्शन कैसा होता है? तो फ्लैट बेल्ट का जो क्रॉस सेक्शन होता है दोस्तों, फ्लैट बेल्ट जो होती है उसका क्रॉस सेक्शन जो होता है दोस्तों, ये होता है आयताकार। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि कन्वेक्स ऑफ सरफेस वाली पुली पर किस बेल्ट का प्रयोग किया जाता है? तो कन्वेक्स ऑफ सरफेस वाली पुली पर दोस्तों फ्लैट बेल्ट का प्रयोग किया जाता है, बी बेल्ट का, चेन का, या गियर का। तो कन्वेक्स ऑफ सरफेस प्लेट वाली जो पुली, सरफेस वाली जो पुली होती है, उस पर दोस्तों मैं आपको बता दूं फ्लैट बेल्ट जो होती है इसका प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, यहाँ आपसे पूछा गया है बी बेल्ट का क्रॉस सेक्शन कैसा होता है? तो दोस्तों आयताकार। बी बेल्ट का प्रयोग कितनी सरफेस स्पीड से पावर ट्रांसमिशन करने के लिए किया जाता है? तो कितनी स्पीड से दोस्तों? 1500 मीटर प्रति मिनट के हिसाब से। अगला प्रश्न है, यहाँ आपसे पूछा गया है कि समांतर शाफ्टों पर पावर ट्रांसमिटेड करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो समांतर शाफ्टों पर दोस्तों पावर ट्रांसमिटेड करने के लिए जो प्रयोग किया जाता है वो किया जाता है दोस्तों ओपन बेल्ट का। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, और यहाँ आपसे पूछा गया है ओपन बेल्ट की लंबाई किस सूत्र के द्वारा निकाली जाती है?
तो दोस्तों ओपन बेल्ट की जो लंबाई निकाली जाती है वो आपका फॉर्मूला है L बराबर 2C प्लस 1.57 कोष्टक D कैपिटल डी प्लस स्मॉल डी प्लस डी माइनस कैपिटल डी माइनस स्मॉल डी का होल स्क्वायर बाई 4C। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है और यहाँ आपसे पूछा गया है असमांतर शाफ्टों पर पावर ट्रांसफर करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। तो असमांतर की आपसे पूछा है, तो असमांतर पर किया जाता है दोस्तों क्रॉस बेल्ट का, और समांतर आपसे पूछे तो ओपन बेल्ट का। तो देखिए दोस्तों, समांतर शाफ्टों की पूछे तो ओपन का, और क्रॉस में पूछे तो आपका असमांतर पूछे तो क्रॉस बेल्ट का। तो ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है और यहाँ आपसे पूछा गया है क्रॉस बेल्ट की लंबाई निकालने का फॉर्मूला क्या है। तो क्रॉस बेल्ट की लंबाई निकालने का फॉर्मूला है दोस्तों L बराबर 2C प्लस 1.57 कोष्टक कैपिटल डी प्लस स्मॉल डी प्लस डी का होल स्क्वायर बाई 4C। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, यहाँ आपसे पूछा गया है कि क्रॉस बेल्ट ड्राइव के दोनों शाफ्टों के बीच किस दिशा में होती है, एक दूसरे के विपरीत, समान दिशा, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो क्रॉस बेल्ट में जो ड्राइव के दोनों शाफ्टों की चाल जो होती है एक दूसरे के विपरीत होती है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, ड्राइवर और ड्रिवन पुली के रिम के फेस पर स्पर्श के क्षेत्रफल के बेल्ट के इधर उधर सरकने को क्या कहते हैं। तो क्या कहते हैं दोस्तों, क्रीप। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है और यहाँ आपसे पूछा गया है पुली के रिम के फेस को उत्तल बनाने को क्या कहते हैं। तो क्या कहते हैं दोस्तों, क्राउनिंग। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, बेल्ट और पुली के रिम के फेस के बीच रेसिन पाउडर भरने को क्या, रेसिन पाउडर जो भरा जाता है उसे क्या कहते हैं, ड्रेसिंग। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है और यहाँ आपसे पूछा गया है कि स्लीपिंग या क्रीपिंग को रोकने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, बेल्ट का, चेन का, शाफ्ट का, पुली का। तो आंसर होगा दोस्तों चेन का। अगला प्रश्न है इन्वर्टेड टूथ चेन को किस नाम से जाना जाता है। तो इन्वर्टेड टूथ जो चेन होती है उसे दोस्तों जानते हैं साइलेंट चेन के नाम से। अगला प्रश्न है कम स्पीड के कार्यों के लिए किस चेन का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों कम स्पीड के कार्यों के लिए दोस्तों जो आपकी चेन प्रयोग में ली जाती है वो होती है दोस्तों डिटेंचेबल चेन। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है और यहाँ आपसे पूछा गया है, ये रहा दोस्तों, कि कोयले की खानों में किस चेन का प्रयोग किया जाता है। तो कोयले की खानों में जो प्रयोग किया जाता है दोस्तों वो की जाती है आपकी डिटेंचेबल लिंक चेन। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि दो या दो से अधिक शाफ्टों को जोड़कर पावर ट्रांसमिट करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। तो ये किया जाता है दोस्तों कपलिंग का। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन कपलिंग का प्रकार है, मफ कपलिंग, फ्लेंज कपलिंग या फ्लेक्सिबल कपलिंग, या फिर दोस्तों यहाँ पर ऑल आना चाहिए, ऑल ऑफ दीज। तो दोस्तों ये तीनों ही कपलिंग के प्रकार हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है और यहाँ आपसे पूछा गया है मफ कपलिंग किसका बना होता है। तो मफ कपलिंग जो होता है दोस्तों आपका वो बना होता है कास्ट आयरन का। अगला प्रश्न है किस प्रकार की कपलिंग में दो हफ्स होते हैं। तो किस प्रकार की कपलिंग में होते हैं दोस्तों दो हफ्स। तो ये होते हैं दोस्तों आपके फ्लेंज कपलिंग में। अगला प्रश्न है जब दो शाफ्ट अलाइनमेंट में ना हो तो किस कपलिंग का प्रयोग करते हैं। तो जब दो शाफ्ट अलाइनमेंट में ना हो तो दोस्तों जो प्रयोग करते हैं वो करते हैं दोस्तों फ्लेक्सिबल कपलिंग। अगला प्रश्न है और यहाँ आपसे पूछा गया है, ये रहा दोस्तों, कि जब कनेक्ट की जाने वाली शाफ्टों के अक्ष परस्पर क्रॉस करते हों तो किस कपलिंग का प्रयोग किया जाता है। तो मफ कपलिंग, फ्लेंज, फ्लेक्सिबल या यूनिवर्सल। तो आंसर होगा दोस्तों यूनिवर्सल कपलिंग का। अगला प्रश्न है और यहाँ आपसे पूछा गया है कि खराद में किस प्रकार के पुली का प्रयोग किया जाता है, सॉलिड, स्प्लिट, स्टेप या ये सभी। तो खराद में जो दोस्तों प्रयोग की जाती है वो की जाती है दोस्तों स्टेप पुली। अगला प्रश्न है वाहनों के स्टीयरिंग में किस प्रकार के गियर का प्रयोग किया जाता है।
हेलिकल, बेवल, बर्म या एक रैक और पिनियन। तो इसमें जो प्रयोग किया जाता है दोस्तों, एक रैक और एक पिनियन का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, बेवल गियर का प्रयोग कहाँ होता है? गियर बॉक्स में, इंजन में, खराद में या डिफरेंशियल में? तो बेवल गियर का जो प्रयोग होता है दोस्तों वो होता है डिफरेंशियल में। ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, ये रहा दोस्तों कि बेल्ट जो है बनाया जाता है रबड़, कैनवास, चमड़ा ये या फिर दोस्तों ये सभी। तो बेल्ट जो बनाए जाते हैं दोस्तों ये कैनवास के भी बनाए जाते हैं, रबड़ या चमड़ा, तीनों के। अगला प्रश्न है दोस्तों, बर्म गियर पर किस प्रकार की चूड़ियाँ कटी होती हैं? हेलिकर, स्पर या बेवल? तो दोस्तों बर्म गियर पर जो चूड़ियाँ कटी होती हैं वो होती हैं दोस्तों हेलिकल। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा। अगला है दोस्तों, रिलीज बियरिंग का प्रयोग पावर ट्रांसमिशन में कहाँ किया जाता है? हेलिकल में, इस पर, बेवल या कोई चूड़ी कटी नहीं होती है? तो ये किया जाता है दोस्तों, इस पर कोई चूड़ी नहीं कटी होती है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर होगा। तो दोस्तों ये आपके प्रश्न थे पावर ट्रांसमिशन से रिलेटेड। अब बात करेंगे दोस्तों जिग्स एंड फिक्सचर से रिलेटेड क्वेश्चनों की। तो दोस्तों अभी तक जिन स्टूडेंटों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में ऑल वाला बेल आइकन जरूर दबा लें, ताकि दोस्तों मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले दोस्तों आपके पास पहुंच सके। वीडियो अगर आपको अच्छी लग रही है तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। अब चलिए दोस्तों बात करते हैं जिग्स एंड फिक्सचर से रिलेटेड जितने भी आपके क्वेश्चन है वो हम देखते हैं एक एक करके। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से किस साधन द्वारा बहु उत्पादन करते समय टूल को गाइड किया जाता है? फिक्सचर के द्वारा, जिग के द्वारा, गेज के द्वारा या गाइड बार के द्वारा? तो ये किया जाता है दोस्तों जिग के द्वारा। अगला प्रश्न है, बड़े व्यास के लोकेशन के लिए किस लोकेटर्स का प्रयोग किया जाता है? सॉलिड स्पोर्ट्स, शैंक टाइप लोकेटर्स, पेन टाइप लोकेटर्स या नेस्ट लोकेटर्स का? तो ये प्रयोग किया जाता है दोस्तों शैंक टाइप लोकेटर्स का। अगला प्रश्न है और यहाँ आपसे पूछा गया है कि जब जॉब की सरफेस रफ हो तो किस स्पोर्ट्स का प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों जब जॉब की सरफेस जो है रफ हो तो उस समय एडजस्टेबल स्पोर्ट्स का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, जिग का कार्य क्या है? तो जिग का कार्य क्या है दोस्तों? कार्य केवल कटिंग टूल को गाइड करता है, केवल कार्यखंड को गाइड करता है या फिर दोनों कार्य होते हैं? तो दोनों कार्य होते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है और यहाँ आपसे पूछा गया है पावर क्लैंपिंग के लाभ क्या है? तो देखिए दोस्तों पावर क्लैंपिंग के जो लाभ हैं दोस्तों वो कंप्रेसिव प्रेशर का अच्छा कंट्रोल संभव होता है, ये भी है। क्लैंप के मूविंग पार्ट्स पर घिसावट कम करता है, ये भी होता है। और ऑपरेटिंग साइकिल तेज होता है, ये भी होता है। तो उपरोक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर होगा। अगला है दोस्तों, मैग्नेटिक चक किस क्लैंप का उदाहरण है? टोंगल एक्शन क्लैंप का, पावर क्लैंपिंग का, स्क्रू क्लैंप्स का या नॉन मैकेनिकल क्लैंप का? तो ये जो उदाहरण है दोस्तों ये है आपका नॉन मैकेनिकल क्लैंपिंग का। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है और यहाँ आपसे पूछा गया है ड्रिल जिग बुश किस धातु की बनी होती है? तो ड्रिल जिग जो बुश होती है वो दोस्तों आपकी बनी होती है टूल स्टील की। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्न में से किस कारण से जिग बुश को हार्ड किया जाता है? तो किस कारण से दोस्तों? बुश को क्षय होने से बचाने के लिए। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है और यहाँ आपसे पूछा गया है, ये रहा दोस्तों, जिग पर कितनी टॉलरेंस रखी जाती है? 10%, जॉब की टॉलरेंस का 10%, 5%, 100% या 50%? तो जॉब की टॉलरेंस का 50%। ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, मैंड्रिल एक प्रकार का क्या है? फिक्सर, जिग, टेम्पलेट या गेज? तो मैंड्रिल जो है दोस्तों आपका ये क्या है? एक प्रकार का फिक्सर है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है और यहाँ आपसे पूछा गया है, निम्न में से किस उपकरण द्वारा बेलनाकार जॉब को लोकेट किया जाता है? तो किसके द्वारा दोस्तों? बी लोकेटर के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, बहु उत्पादन में जॉब को पकड़ने के साथ साथ गाइड करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? गेज का, हाउसिंग का, जिग्स का या फिक्सचर का? तो ये किया जाता है दोस्तों जिग्स का। ये यहाँ पूछा है दोस्तों गाइड करने के लिए तो जिग्स का करेंगे, और क्लेम करने के लिए किसका करेंगे दोस्तों? फिक्सचर का। प्रश्न नंबर 13 है, बहु उत्पादन में टूल के संबंध जॉब को क्लेम करने के लिए फिक्सचर का प्रयोग किया जाता है।
अगला प्रश्न है और यहाँ आपसे पूछा गया है, निम्न में से वो कौन सा उपकरण है जो आवश्यकता अनुसार 360 डिग्री में स्विवेबल किया जा सकता है, यानी घुमाया जा सकता है। तो वो होता है दोस्तों आपका फिक्सचर। ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, किस प्रकार के बुशिंग्स को जिग के कार्यकाल के दौरान कई बार बदला जा सकता है। तो कौन से बुशिंग्स होते हैं दोस्तों वे? तो ये होते हैं दोस्तों आपके रेन्यूएबल। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है और यहाँ आपसे पूछा गया है, निम्न में से किस कारण से ड्रिल जिग में बुशिंग्स उपलब्ध कराया जाता है। तो किस कारण से दोस्तों? परिशुद्ध ड्रिलिंग ऑपरेशन के लिए, ड्रिल की परिशुद्ध लोकेटिंग और गाइडिंग के लिए। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, यहाँ आपसे पूछा गया है, निम्न में से किस धातु का प्रयोग करके ड्रिल जिग बुशिंग्स जो है बनाई जाती है। तो किसका प्रयोग करके दोस्तों? टूल स्टील का। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस कारण से ड्रिल जिग्स बुशिंग्स को हार्ड किया जाता है। तो किस कारण से दोस्तों? तो यह किया जाता है दोस्तों आपका बिना घिसावट और क्षय से लंबा कार्यकाल सुनिश्चित करने के लिए, जिससे कि वह टूल की परिशुद्धता में गाइड कर सके। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, यहाँ आपसे पूछा गया है, अंदरूनी व्यास से लोड लेने के लिए किस लोकेटर्स का प्रयोग किया जाता है। सॉलिड लोकेटर्स, पिन टाइप, बी टाइप या नेस्ट लोकेटर्स। तो यह किया जाता है दोस्तों आपका पिन टाइप लोकेटर्स। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है और यहाँ आपसे पूछा गया है, ये रहा दोस्तों, निम्न में से कौन सा कथन जिग्स और फिक्सचर के संबंध में सही है। तो कौन सा है दोस्तों? ये आप पढ़ सकते हैं। यह टूल को पकड़ता है, टूल और वर्कपीस दोनों को लोकेट करता है, कार्यखंड को पकड़ता है, टूल स्टील को गाइड करता है। सॉरी दोस्तों, टूल को गाइड करता है। तो आंसर होगा दोस्तों टूल को यह पकड़ता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, जिस जिग में ड्रिल प्लेट होती हैं तथा किए जाने वाले कंपोनेंट पर बैठती हैं, वे क्या कहलाती हैं। सॉलिड जिग, प्लेट, बॉक्स या टूल जिग। तो ये कहलाएंगे दोस्तों प्लेट जिग। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है और यहाँ आपसे पूछा गया है, निम्न में से कितना टॉलरेंस जिग पर दिया जाता है। तो ये दिया जाता है दोस्तों जॉब की टॉलरेंस का 20 से 50% तक। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, जिग्स के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। और ऑप्शन है आपका यहाँ पर दोस्तों, पहला ऑप्शन है दोस्तों, जिग का प्रयोग प्लानिंग ऑपरेशनों के लिए किया जाता है, जिग का प्रयोग ड्रिलिंग ऑपरेशनों के लिए किया जाता है, तो जिग का प्रयोग दोस्तों इंडेक्सिंग ऑपरेशन के लिए किया जाता है, या जिग का प्रयोग बोरिंग ऑपरेशन के लिए किया जाता है। और यहाँ आपको आंसर देना है दोस्तों सही नहीं है। तो कौन सा सही नहीं है दोस्तों? जिग का प्रयोग प्लानिंग ऑपरेशनों के लिए किया जाता है, ये सही नहीं है। बाकी तीनों आंसर सही हैं आपके, ए बी सी डी। ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न है और यहाँ आपसे पूछा गया है, लेथ मैंड्रिल का उदाहरण क्या है। जिग, फिक्सचर, गेज या टेम्पलेट। तो लेथ मैंड्रिल का जो उदाहरण है दोस्तों वो है फिक्सचर। अगला प्रश्न है दोस्तों, जिग का कार्य क्या है। वर्कपीस को लोकेट करना, सॉरी दोस्तों, वर्कपीस को पकड़ता और आश्रय देता है, कटिंग टूल को गाइड करता है, या उपरोक्त सभी कार्य करता है। तो आंसर होगा दोस्तों उपरोक्त सभी कार्य करता है, यानी दोस्तों लोकेट भी करता है, आश्रय भी करता है, गाइड भी करता है और पकड़ता भी है। अगला प्रश्न है और यहाँ आपसे पूछा गया है, निम्न में से किस कार्य के लिए ड्रिल जिग का प्रयोग किया जाता है। तो ड्रिल जिग का जो प्रयोग किया जाता है दोस्तों ड्रिलिंग करते समय जॉब को क्लैंप करने के लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा। सॉरी दोस्तों, एक मिनट, यहाँ ऊपर वाला आंसर मैंने नहीं देखा है, सॉरी। ड्रिलिंग और रीमिंग और टैपिंग और इसी प्रकार के ऑपरेशनों के लिए दोस्तों इसका प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, फिक्सचर निम्न में से कौन सा कार्य करता है। वर्कपीस को पकड़ता है, लोकेट करता है, पकड़ता है, लोकेट करता है, या ना पकड़ता है ना लोकेट करता है। तो आंसर होगा दोस्तों वर्कपीस को पकड़ता है और लोकेट करता है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है और यहाँ आपसे पूछा गया है, बोर से लोकेशन लेने के लिए किस जिग का प्रयोग किया जाता है। प्लेट जिग, सॉलिड जिग, पोस्ट जिग या बॉक्स जिग का। तो बोर से लोकेशन लेने के लिए जो दोस्तों प्रयोग किया जाता है वो किया जाता है दोस्तों पोस्ट जिग का। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, बाह्य ग्राइंडिंग हेतु फिक्सचर में मेंडल का प्रयोग किया जाता है। अंतः ग्राइंडिंग के लिए, बाह्य सतह ग्राइंडिंग के लिए, बी और सी दोनों के लिए, सॉरी दोस्तों ए और बी दोनों के लिए, या इनमें से कोई नहीं। तो
आंसर होगा दोस्तों बाह्य सतह की ग्राइंडिंग के लिए। अगला प्रश्न है और यहाँ आपसे पूछा गया है मैंडल का निर्माण प्राय होता है उच्च कार्बन इस्पात से, निम्न कार्बन इस्पात से, ढलवा लोहा से या एलॉय स्टील से। तो ये होता है दोस्तों उच्च कार्बन इस्पात से। अगला प्रश्न है दोस्तों मैंडल पर किस प्रकार के कार्यखंड पकड़े जाते हैं। तो दोस्तों आपका जो मैंडल होता है ना, इस पर दोस्तों आपके जो है गोल कार्यखंडों को पकड़ा जाता है, ना कि बेलनाकार। अगर आपको बेलनाकार दे तो ये भी गलत होगा। केवल और केवल दोस्तों गोल कार्यखंडों को पकड़ा जाता है। अगला प्रश्न है और यहाँ आपसे पूछा गया है अंतःब्रोचन संक्रिया क्या है। तो दोस्तों अंतःब्रोचन संक्रिया यहाँ पर आपसे पूछा है और ऑप्शन है आपके सामने छेद व खांचे बनाने में। संक्रिया क्या है? छेद व खांचे बनाने में प्रयोग किया जाता है, बुश और न्यूनक बुश बनाने में, मशीन फ्रेम बनाने में, उपरोक्त सभी। तो ब्रोचन जो प्रक्रिया होती है दोस्तों, इसका प्रयोग किया जाता है छेद और खांचे बनाने में। अगला प्रश्न है अंतःब्रोचन फिक्सचर का प्रयोग किया जाता है ब्रोचन संक्रियाओं कार्यखंड को पकड़ने व अंतःब्रोचन संक्रियाओं कार्यखंड को पकड़ने में। तो आपका आंसर होगा दोस्तों यहाँ पर बी, अंतःब्रोचन संक्रिया में कार्यखंड को पकड़ने में। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है और यहाँ आपसे पूछा गया है किस बुशिंग का प्रयोग वहाँ किया जाता है जहाँ पर बुशिंग को बार बार बदलने की आवश्यकता नहीं होती। तो किसका दोस्तों वहाँ किया जाता है दोस्तों आपका प्रेस फिट बुशिंग्स का। अगला प्रश्न है और अंतिम प्रश्न है दोस्तों इस वीडियो का कि खरादन फिक्सचर में कार्यखंड को पकड़ने के लिए मानक युक्तियों का चयन करें। 3 जबड़ा चक, 4 जबड़ा चक, फेस प्लेट मैंड्रिल या उपरोक्त सभी। तो आंसर होगा दोस्तों उपरोक्त सभी। तो दोस्तों ये आपके टॉपिक थे जिग एंड फिक्सचर, बियरिंग, पावर ट्रांसमिटर और लेथ मशीन। ये 6 आपके चैप्टर थे टोटल जो मैंने आपके लिए कंप्लीट करा दिए हैं। और दोस्तों वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना है दोस्तों, शेयर कर देना है। और जिन स्टूडेंटों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में ऑल वाला बेल आइकन जरूर दबा लें, ताकि दोस्तों मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले दोस्तों आपके पास पहुँच सके। तो थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद। फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ।